आंसर फॉर्मेट कर लो पूरे। अरे जैसे मान कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान के टॉपिक 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप, ठीक, क्वेश्चन उठाए आप, तो जैसे टॉपिक 1 मेरे नोट्स पढ़ लो पहले अच्छे तरीके से, क्योंकि पॉइंट तो आपको यहीं से लिखना है, ठीक है। पर जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे बहुत क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे, तो डायरेक्ट में तो आप डायरेक्ट छाप लोगे फटाफट, तो उसमें आप चैट जीपीटी, पहले चैट जीपीटी पे फॉर्मेट करके देख लो भाई क्या बता रहा है इसका, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर जब मान के लो दृष्टि का बुक है या ओनली आईएएस का आपके पास बुक है, तो उसमें से देखो भाई जब से जो सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन को आपको लगे वो लिख लो, उसमें से तीनों में से कोई भी, चैट जीपीटी, दृष्टि बुक, ये इसमें से। उसके बाद में एग्जाम्पल सर्च कर लो चैट जीपीटी पे, अच्छा सा एग्जाम्पल। फिर जो क्वेश्चन की जो डायमेंशन है वो आराम देख देख के नोट्स में से, इनमें से पॉइंट बना बना के लिख लो, तो ये हो जाएगा मॉडल आंसर तैयार, बस खत्म काम। फिर फ्यूचर में जब आप दोबारा पढ़ोगे थिक्स, तो बस आपको इसी को अपडेट कर लेना, तो ये स्थायी काम हो जाएगा ना आप लोगों का। ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? और मैं फिर बार बता रहा हूँ, साथ साथ कर लो, नहीं तो फिर लिख नहीं पाओगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सोचो, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री उधर चला था मॉर्निंग वाले बैच में, सब लोग लिखे थे, जो लिखे थे सबका कंप्लीट हो गया। वैसे अभी साथ साथ लिख लोगे एथिक्स का, तो आंसर तो हो जाएगा काम। नहीं लिखोगे तो फिर भूल जाओ, ये चीज़ याद रखना, तो लिख नहीं पाओगे फिर, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक नंबर 1। अब इसके तुम लोगों में पहले दिन से बोलते जा रहा, तो लिखते जाओ लिखते जाओ, पर लिखा नहीं, फिर बर्डन बढ़ते जाएगा, तो फिर लिख ही नहीं पाओगे। ये चीज़ याद रख लेना। चलो, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के योगदान। तो एक चीज़ याद रखना है, ये आपको जो टॉपिक नंबर 5 है ना, तो ये मान के चलो दोनों एक ही है ये, तो ये दो इम्पोर्टेंट है, लगभग 3 क्वेश्चन आते ही हैं इनके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, तो आपको हमेशा मिलेगा। तो देखो वही है, सबसे पहली बात उनके जो थॉट प्रोसीजर क्या थे, और दार्शनिकों का क्या योगदान रहा, ठीक, भारत तथा विश्व में। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी थॉट क्या था, सत्य और अहिंसा का था, ठीक है। अब इससे क्या रहा, आज़ादी मिली भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पे। तो ऐसे जैसे देखो, वो एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, बस इसका क्या उद्देश्य है ये पता होना चाहिए, वो तो आपको पढ़ लेना, कुछ कुछ मैं बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, मानवीय मूल्य जो है महान नेताओं से अपन सीखने को मिलता है, सुधारकों से, जैसे सामाजिक सुधार राजा राममोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गई, ज्योतिबा फुले हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, रिफॉर्मिस्ट। अब ये याद रखना, ये एंशियंट काल वाले हैं, मतलब एंशियंट मेडिवल वाले, जो भी मॉडर्न अभी जो प्रेजेंट टाइम में भी है। जैसे आपको उसका याद होगा, जो सुलभ शौचालय जिन्होंने बनाया है, बिंदेश्वर पाठक। तो ऐसे करंट के एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। बिंदेश्वर पाठक हो गया, एक था जिसने ये कानून भी लाया था इन सफाई कर्मियों के लिए, एक साउथ का व्यक्ति है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे करंट के एग्जाम्पल भी होना चाहिए जो समाज में अभी सुधार का काम कर रहे हैं। पहले तो लोग, जैसे मान के चलो उनका लिखोगे, महान नेताओं में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे अब्राहम लिंकन आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर ये मान के चलो कि सुभाष चंद्र बोस का भी आप ले सकते हो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ले सकते हो आप, ऐसे ऐसे नहीं, विश्व के भी ले सकते हो आप, जैसे नेल्सन मंडेला हो गया। तो ऐसे मैं सारे एग्जाम्पल लिखा हूँ उधर, आगे आपको नाम तो मिल ही जाएगा, पर आपको ये देखना किस किस के एग्जाम्पल आपको रहने चाहिए। फिर ब्यूरोक्रेट के, जैसे कुछ ब्यूरोक्रेट जैसे अशोक खेमका है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ओपी चौधरी, जो अभी तो राजनीति में चले गए नहीं, पर उन्होंने अच्छा काम किया था वहाँ पे। तो ऐसे जितने भी आईएएस अधिकारी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया करंट में, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको एग्जाम्पल, हर बार है ना एक सिविल सर्विसेज अवार्ड मिलता है जिन्होंने मतलब अच्छा काम किया है। तो एक बार देख लिया करो, सर्च करके नेट पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, तो उनका ना कार्य भाई किस कार्य के आधार पर मिला है उनको, वो भी मिल जाएगा, और उनका नाम वाम सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपका ऐसे में भी काम आ जाएंगे एग्जाम्पल, इथिक्स में भी काम आ जाएंगे आपके, और गवर्नेंस में भी आप डाल सकते हैं, इंडियन सोसाइटी में भी आप डाल सकते हैं, जो सोसाइटी को रिफॉर्म को लेके कोई काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये 3-4 चीज़ें आपके। दूसरी बात, जो भारत रत्न ये सब मिलते हैं, इनका भी जरूर देखा करो हर साल, किसको मिल रहा है, किस कार्य के लिए मिल रहा है। नोबेल पुरस्कार जो मिलता है उनको किस चीज़ के लिए मिल रहा है, ये पीटी प्लस मैथ्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना, इनके एग्जाम्पल होने चाहिए आपके पास, और सबके एग्जाम्पल होने चाहिए। तो महान नेताओं में कौन आता है भाई, महापुरुषों का जीवन, मतलब महान नेताओं से अपने क्या क्या सीखने को मिलता है। महापुरुषों का जीवन सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे महात्मा गांधी का था भाई, भारत को आज़ादी दिलानी है, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। राजा रोमन राय के बाद सती प्रथा से
ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उद्देश्य था कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, तो इनका उद्देश्यपूर्ण जीवन होता है। इसीलिए तो बोला जाता है व्यक्ति को कभी भी अगर जो उद्देश्य के बिना जीवन जीता है ना अपना, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो उद्देश्य के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। वे मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं और उनका कल्याण, याद रखना यही चीज़, जो व्यक्ति आई की जगह वी को प्राथमिकता देता है वही सामाजिक कल्याण का कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचेगा वो सामाजिक कल्याण के बारे में नहीं कार्य कर पाएगा कभी भी। वो स्वार्थ अपने तक ही सीमित रखेगा, अपना और अपना परिवार बस। ये बात सदैव लागू होती है। तो ये चीज़ याद रखना, कौन महापुरुष जो जिनका जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, दूसरी बात वो मानव कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं और उसके लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं पूरा। व्यक्तिगत के स्थान पर उन्हें सदैव सार्वजनिक हित को वरीयता दी, तो ये चीज़ याद रखना। तो महान व्यक्ति ऐसे नहीं बनता है। महान अगर कोई व्यक्ति बनेगा तो उसका अनुशासन, वैचारिक स्पष्टता, ये चीज़ें गुण होनी चाहिए। मतलब अब देखो, इससे ये पता लगता है कि भाई अगर आपको महान व्यक्ति बनना है या अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करना, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, आपको सही गलत का अंतर आपको पता होना चाहिए। डायलेमा नहीं कि हाँ इस कंडीशन में ये व्यक्ति सही है और उसी कंडीशन में दूसरे व्यक्ति को आप गलत ठहरा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वैचारिक स्पष्टता बहुत ज़रूरी होती है। अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, और दूरदर्शी होता है। ये चीज़ याद रखना, जो भी लीडर होगा वो दूरदृष्टि रहेगा हमेशा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो ये चीज़ समझ लेना कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कुछ अब देखो ना, मैं यहीं पे एग्जांपल देते जाऊंगा, अभी आप लोगों को मेमोराइज करना है। जैसे दूरदर्शिता सबसे बेस्ट एग्जांपल है। चाणक्य याद करो, जब घनानंद था जो भी था, उसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा वो फैल जाती है, तो उसका चाणक्य का भी मजाक उड़ा देता है। तो याद करो जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को देखता है, छोटा सा बचपन में देखता है कि वो राजा प्रशासक की तरह वो काम कर रहा है, तो चंद्रगुप्त ने नहीं, चाणक्य ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत बड़ा वो बनेगा आगे जाके फ्यूचर में। तो ये होती है दूरदर्शिता, कि आप लोगों को देख के ही बता दोगे कि वो भविष्य में क्या बनेंगे और उनके अंदर क्या योग्यता है। तो ये ज़रूरी होती है क्वालिटी, ठीक है। आत्मविश्वास का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप सुभाष चंद्र बोस को ले सकते हो। सोचो, उनको विश्वास था कि हम भारत को आज़ादी दिला सकते हैं, चाहे इसके लिए वो कहीं पे कहाँ पे वो भटके हो, ठीक है। दूसरी बात वैचारिक स्पष्टता है। गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हो। गांधी जी चोरा चोरी कांड हुआ, तो हो सकता था उस टाइम भारत को आज़ादी भी मिल जाती, जो भी होता, पर गांधी जी का एकदम क्लियर था, भाई नहीं, हिंसा के सहारे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो चीज़ याद रखना। अनुशासन का आप कोई एग्जाम्पल देना चाहो तो किसका दोगे, जिन्होंने जीवन में बहुत अनुशासन का पालन किया हो? गांधी जी बोल सकते हो। और कोई एग्जाम्पल? जो बहुत अनुशासित रहे। हिटलर ही मान चलो, नेगेटिव एग्जाम्पल है, बने एग्जाम्पल तो है ही बने। हाँ, स्वामी विवेकानंद, हाँ उनका ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उन्होंने अपने प्रयासों को देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। जैसे जितने भी महान लोग हैं, स्वाभाविक सी बात हो, सबके लिए काम करेंगे, देशवासियों के लिए। उन्होंने देशवासियों के हृदय में प्रेम और समर्पण का भाव जागृत किया, जिससे प्रेरित होकर अनेकों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। जैसे गांधी जी के लिए सोचो, लोग मरने के लिए तैयार थे। सुभाष चंद्र बोस के लिए मरने के लिए तैयार थे लोग। मनुष्य की गरिमा और महत्ता को महत्व दिया उन्होंने। जैसे सती प्रथा के लिए बोल सकते हो आप, राजा राममोहन राय ने। विधवा पुनर्विवाह का बढ़ावा दिया अपना ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। कास्टिज्म इनसे दूरी करने के लिए ज्योतिबा फूले, ठीक है, सावित्रीबाई फूले। तो इन्होंने, भाई मनुष्य गरिमा है ना भाई, लोगों को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब चीज़ें लिख सकते हो। अरे अनुशासन में आप भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल डालो ना। सोचो, जब ये लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे भाई, घंटों घंटों तक बैठे रहते थे, तो ये अनुशासन ही तो है। व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक मूल्यों के प्रबल समर्थक थे। याद करो, कल भी अपने पढ़ा था कि जो व्यक्ति निजी जीवन में भी नैतिक है ना, तो सार्वजनिक जीवन में भी नैतिक होगा। ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति निजी जीवन में नैतिकता नहीं है और वो सार्वजनिक जीवन में नैतिक बन जाएगा। नो, दोनों में नैतिकता जरूरी है। उन्होंने अपने कार्य और विचारों से समाज को नई दिशा दी। इसमें आप जैसे आर्य समाज की स्थापना की, वो भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, मतलब कोई भी जितने भी समाज सुधारक रहे हैं,
उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। परंपरा के अंधानुकरण का उन्होंने विरोध किया है। सभाष बाबू सती प्रथा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। उनके हृदय में कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं संवेदना का भाव मौजूद था। ये जितने भी महान, जैसे इसका मदर टेरेसा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। उन्होंने समाज में बदलाव का संकल्प जगाया, उसे व्यवहारिक रूप भी दिया। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बोल सकते हो। राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सब समाज में नई जागृति और चेतना जागृत करने का भी उन्होंने प्रयास किया। अब कोई व्यक्ति कैसे महान होता है, कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण क्या होते हैं, तो जिसे आप पता कर सको। देखो मोदी तो पहले इसी आधार पर फेल हो गया मतलब इसलिए बता रहा, ये पता होना चाहिए आपको, मतलब कोई व्यक्ति कैसा है। देखो सबसे पहली उसकी क्वालिटी होगी जो धर्म, प्रांत, जाति और भाषा के आधार पर राजनीति ना करे और उसके लिए हर व्यक्ति समान हो। यह है सबसे मेन चीज़। पर आज व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर जाता है, पर नहीं, जो व्यक्ति महान होगा वही चीज़ें कभी नहीं करेगा। जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। मोदी आज तक एक भी सोचो उसने इंटरव्यू नहीं दिया। अरे इसी से पता लगता है व्यक्ति कितना लोकतांत्रिक है भाई। उसने आज तक एक भी प्रेस मीटिंग नहीं की भाई, क्योंकि स्वाभाविक बात है, जो अकाउंटेबल जनता के प्रति जवाबदेह तभी होगा ना, जनता जब उससे सवाल पूछेगी। जन जागरूकता हो, जन भागीदारी में विश्वास करता हो, ऐसा कुछ ही नहीं है मतलब मेरा मानना है कि यहाँ थोड़ा ठीक है, नेगेटिव एग्जांपल छोड़ो, पॉजिटिव मतलब सोचो कि जो जिससे जनता की सहभागिता को महत्वपूर्ण मानता हो। जैसे गांधी जी थे, ग्राम सभा को महत्व मानते थे, इसलिए उन्होंने ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट दिया, पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया। वो जो कहे उसे करके भी दिखाया। जैसे गांधी जी याद करो, सत्य और अहिंसा का पालन जीवन में उन्होंने किया भाई, ऐसा नहीं है, उन्होंने जीवन में उसको अपनाया है उस चीज़ को, ठीक है। समाज में बदलाव का संकल्प जगा सके और उसे व्यवहारिक रूप भी दे सके। इसके एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान समझना। अपने लाल बहादुर शास्त्री, सोचो कि वो जब रेलवे मिनिस्ट्री में थे तो रेल दुर्घटना हो जाती है तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं। ना आजकल के नेता कोई दिया? देखो कल छत्तीसगढ़ में हो गई घटना, रोज़ कितनी घटनाएं होती रहती है, कोई देता है? नो गृह मंत्री ने क्या त्यागपत्र दिया जब जम्मू कश्मीर में हुआ? नो। तो इससे पता लगता है कि कितने लोग पद के आसक्त लोग हैं। पर सोचो कि जो ये लाल बहादुर शास्त्री ने त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी बात, एक बार ऐसा होता है कि वो बचपन में मतलब अपने दोस्तों के साथ आम चोरी करने जाते हैं तो वहाँ पे उनके माली पकड़ लेता है, वो भागते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने गलत काम किया तो उसके चीज़ की सज़ा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जब सोचो कि 1965 में, जब 62 में तो चाइना से युद्ध हो गया, जब 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसके बाद में भारत में भुखमरी संकट आ गया था, तो उसने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है सोचो उसमें उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो वही है कि जो व्यक्ति भाई कह रहा है वो कर भी रहा है। उसने सबसे पूरे देश से प्रार्थना की थी कि भाई सब लोग जो है एक दिन का उपवास रखें, तो सोचो खुद अपने परिवार के साथ उपवास पर रहते थे। तो ये होती है मतलब महान व्यक्तियों में लक्षण। समाज के हर तबके की मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखे या उनका जो भी है। संतुलित व्यक्तित्व हो, अनुशासित हो, राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाला हो, ये बहुत जरूरी है। अब रिफॉर्मिस्ट कौन होते हैं भाई? स्वाभाविक सी बात है, जो समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं हमेशा। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये किस चीज़ों का विरोध करते हैं सुधारक? पहली बात तो सभी प्रकार की रूढ़िवादिताएं होती हैं उनका विरोध करेंगे, जैसे जो महिलाओं की शिक्षा को अलाउ नहीं करती हो, ठीक है, जो जैसे सती प्रथा जैसी चीज़ों को बढ़ावा देती है उनका विरोध करेंगे, एवं अंधविश्वासों का विरोध करेंगे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा। सोचो देवदासी प्रथा कितनी खतरनाक मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म के नाम पे महिलाओं को शोषण हुआ है। ये देवदासी प्रथा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोचो मंदिर में सेवा करने के लिए सोचो महिलाओं को वहाँ पे और उसको भोग किया जाता था, जो मंदिर के पुजारी होते थे वो लोग। अरे हकीकत है, राजा महाराजाओं के टाइम में तो ऐसा होता था, दासी अब जो बन की जाती थी रानियों का। तो ये चीज़ें क्या है? पर्दा प्रथा, अब देखो ये आज भी जो है सामाजिक प्रथा है,
भारत में बनी हुई है। बालिका हत्या, भ्रूण हत्या, लिंग भेद, महिला निरक्षरता। सोचो कि भारत का आज़ादी के टाइम में महिलाएं 4% भी पड़ी हुई नहीं थी, इतना बुरा हाल था। मद्यपान करना, शराब पीना, कर्मकांड, ठीक है, अस्पृश्यता, छुआछूत का विचार का ये लोग उसका करेंगे। तो ये याद रखना, इसमें नए एग्जाम्पल और जोड़ लो। मलाला यूसुफजई, याद करो, उसने देखो एजुकेशन के लिए काम किया। कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन। ऐसे आपको याद रहने चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। ग्रेटर तो कैलाश सत्यार्थी जो है, ये इनके एग्जाम्पल तो पहले यूज कर लिए होंगे ना उन लोगों ने, जो भी मेंस दे चुके हैं। तो उससे क्या मतलब है? तो तुम्हें क्या ऐसे का यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है क्या कि तुम्हें यूज नहीं करना है? नहीं, तो फिर नए एग्जाम्पल होने चाहिए ना, जो इस आपके हिसाब से। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू चक्कर मत पड़ो। अपन ये है कि आपके अगर देखो आपको जो याद है, देखो मेन ये होते है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर कैलाश सत्यार्थी सही फिट बैठ रहे तो आप क्यों दूसरा लाओगे? कोई जरूरत नहीं है। बस याद तो वैसे सर यही रहने वाले हैं जो तो बस चर्चा में रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिक्कत है उसमें? जैसे ग्रेटा थनबर्ग है, आप इसको इन्वायरमेंट में यूज कीजिए। अभी है ना, इसको जेल वेल में लेके चलेगी ग्रेटा थनबर्ग, क्योंकि ये वहाँ पे फिलिस्तीन में विरोध कर रही थी, तो इसको जेल में बैठा दिए। तो ये चीज़ याद रखना। अंधाधुंध पश्चिमीकरण का विरोध करते हैं। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, समुद्र पार गमन विरोध। सोचो, सामंतवादी मानसिकता, अमान्य सामाजिक व्यवहार में प्रथा है, जाति भेद का ये लोग विरोध करते हैं। समर्थन किस चीज़ों का करते हैं? आधुनिक शिक्षा का करेंगे, जैसे मलाला यूसुफजई ने किया, भीमराव अम्बेडकर ने किया, सभी लगभग करते हैं। नारी शिक्षा को प्रोत्साहन, गांधी जी मानते थे कि भाई एक महिला का शिक्षित होना एक पुरुष के ज़्यादा शिक्षित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे अभी आप एग्जाम्पल लिंग समानता दे सकते हो भाई, क्रिकेट में जो है ना महिलाओं को पुरस्कार, आपकी बात जो विजेता राशि थी वो पुरुषों से ज़्यादा दी गई। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, शारीरिक और मानसिक विकास का उसका समर्थन करेंगे। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देंगे, तो इसका तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और इसमें तो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम का। पश्चिमी के वैज्ञानिक तत्वों का भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से समन्वय, ये इसका सबसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का एग्जाम्पल आप जितने भी भारत के स्वतंत्रता लीडर थे उन्होंने किया था उस टाइम। आधुनिकरण को, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देंगे। उदारवादी दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे, तो उदारवादी सबसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय समाज के पिछड़ेपन के कारणों को उजागर करेंगे, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण, गांधी ले सकते हो आप, जिन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाली इस चीज़ के लिए। भीमराव अम्बेडकर भी ले सकते हो। मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। प्रजातांत्रिक मूल्य तथा समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को भी बढ़ावा दोगे। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आगे दिए हैं, पढ़ लेना बस उनको। समन्वय, जैसे पूर्व के भारतीय जो है ये रूढ़िवादी पक्ष, जैसे कर्मकांडी पक्ष, पशु बलि, इनकी निंदा करते हैं। और भारतीय संस्कृति के रचनात्मक पक्ष, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, इनको बढ़ावा देंगे। सहिष्णुता, इसको बढ़ावा देंगे। आध्यात्मिकता, सर्वबंधु सुखिनः, ऐसे जो मूल्य होते हैं उनको ये बढ़ावा देंगे हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। पश्चिम के जो लोग हैं, अब ये देखो ये किन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। देखो इनके, देखो ये नेगेटिव चीज़ें, जैसे शुद्ध भोगवाद है इनका ज़्यादा, खाओ पियो मज़ा करो। भौतिकवादी है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। हिप्पी कल्चर, ये लोग क्या कहते हैं, दिन रात शराब नशा ये बस ये करते हैं। जैसे पब वब का कल्चर, ये सब इनका है भाई, वेस्टर्न का है, भारतीय संस्कृति नहीं है वो। अनियंत्रित भोगवाद है, ठीक है। जैसे इसलिए वहाँ देखो लोग 4-4 5-5 शादियाँ करते हैं, और भारत में जैसे कानूनी रूप से एक ही शादी अलाउ है, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ तलाक की प्रथा बहुत ज़्यादा होती है, भारत में भी अब बढ़ रही है, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। पर आधुनिकता के कुछ तत्व भी पाए जाते हैं वहाँ पे, जैसे आधुनिक शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस को ज़्यादा बढ़ाओ। देखो ना, तभी तो एलन मस्क जैसे लोग वहाँ पे पैदा होते हैं भाई, यकीन बात है। भारत में क्यों नहीं हुआ पैदा एलन मस्क? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, साइंस वाइंस को बढ़ावा दिया जाता है।
और मानवतावादी सोच है वहाँ पे। भारत में क्या होता है, परलोकवादी सोच है कि इंसान जो भी कार्य कर रहा है वो मरने के बाद के उसके लिए कर रहा है। पर यहाँ पे व्यक्ति जो है, स्वाभाविक सी बात है कि हम कैसे लोगों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए करते हैं। वैज्ञानिक सोच होती है वहाँ पे, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता आदि, लिंग समानता और तार्किकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इन चीज़ों समर्थक कौन है? विवेकानंद। ठीक है, जो याद रखना पश्चिम के मूल्यों को, जो अच्छे तत्व उनको हमेशा अपनाने की बात करते हैं वो। साथ में विवेकानंद बोलते थे कि भारत के जो अच्छे मूल्य हैं वो पश्चिम के देशों को ज़रूरत है, और पश्चिम की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भारत को अपनाने की ज़रूरत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी मॉडर्न एजुकेशन के समर्थक रहे, इसीलिए इसको शिक्षा दिवस इन्हीं के तो नाम पे मनाया जाता है। राजा राममोहन राय, ये हमेशा महिलाओं की शिक्षा के लिए सती बलि प्रथा, ये सब सारी चीज़ें थी, सती प्रथा थी, उसका विरोध करते हैं। अरविंदो घोष, ये जाके आगे जाके है ना, ये वो साधु बन जाते हैं जी, ये बनते हैं बंगाल विभाजन के बाद, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ये आज आप देखोगे ना, इधर रामेश्वरम जो है उधर इनका आश्रम है। रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन, शांति निकेतन, जिन्होंने इसकी स्थापना की, शांति निकेतन की, एक नया एजुकेशन का तरीका सोचो, तो उसके समर्थक रहे। अब जीवन में ये पुरुषार्थ, इसका मतलब ये मत समझ लेना पुरुषों का, अरे नहीं, पुरुषार्थ मतलब आप कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म का क्या लक्ष्य होना चाहिए, पुरुष का लक्ष्य नहीं है यहाँ पे। मतलब इसका मतलब ये है कि स्वाभाविक बात है कि कोई भी पुरुषार्थ जो कर्म करता हो किस, और उस कर्म से जीवन का कैसे सार्वजनिक विकास में मददगार होता है, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले देखो, ये 4 चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों को लोग ना गलत अर्थ निकाल लिए हैं। मैंने कल भी बोला था, लोगों के जीवन में बस यही 2 चीज़ें रह गई है, धर्म और मोक्ष तो गायब भी हो गए। पर याद रखना, मोक्ष क्या है? मोक्ष का वो आध्यात्मिक वाला नहीं लेंगे अपन पक्ष, यही लौकिक वाला लेंगे। जीवन का चरम आध्यात्मिक लक्ष्य जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष की संतुष्टि है। जब सोचो कि उस अवस्था में चले जाए, न्यूट्रल अवस्था में चले जाए जीवन। धर्म क्या होता है? पहले तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्व कर्तव्य पालन, जो आपकी ड्यूटी है। या तो कांट भी यही बोलता था। तो आपकी जो ड्यूटी है, जैसे मान के चलो अभी आप हो स्टूडेंट लाइफ में, तो आपकी ड्यूटी है आपको पढ़ना। जब आप गृहस्थ लाइफ में जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। एक आर्मी में कोई व्यक्ति है, उसका ड्यूटी है कि भारत की रक्षा करे। तो ये है धर्म। सदाचार, अच्छे से अपने को बोलना सीखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। नैतिकता जैसे दया, करुणा, प्रेम, न्याय, सत्य आदि ऐसे तत्वों को बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्ति को नैतिक उत्थान का प्रयास करते रहना चाहिए। ये है धर्म। देखो कहीं पे नहीं लिखा है कि पूजा पाठ करो, ये सब करो। बात है कि आप अपने शिष्टाचार जो है, आपका पर्सनैलिटी है, उसमें बदलाव लाइए। संबंध ब्रह्मचार्य आश्रम से है। ब्रह्मचार्य आश्रम में धर्म की शिक्षा होनी चाहिए। धर्म का संबंध सामाजिकरण की प्रक्रिया से है, ना कि वो नहीं। देखो यही चीज़ है ना, धर्म का मीनिंग अलग है। जो अपन समझ बैठे हैं वो कि जाके मंदिर में पूजा पाठ कर ले, ये धर्म है। जो भगवा धारण कर लिया वो धर्म है। या मान के चलो कोई जो मुस्लिम समुदाय और टोपी धारण कर ले, वो धर्म नहीं होता है। अब अपन यही है ना कि आज के तो इसीलिए तो रंग बेस सोचो, रंगों को भी धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। अर्थ का मतलब यहाँ याद रखना कि अपन ये याद रखना कि इसमें ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देता। याद धन संपदा की बात है, आजीविका का पालन करना। आजीविका धर्म आधारित होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। या धर्म समर्थित होनी चाहिए, मतलब जिसमें पाप जैसा मतलब होता है ना, गलत कार्यों के द्वारा अर्जित नहीं किया हुआ धन नहीं होना चाहिए। ऐसा करने पर भ्रष्ट आचरण पर लगाम लगेगी। सोचो अगर ऐसे चीज़ों अपन फॉलो करेंगे तो अच्छी चीज़ें होगी ना। और इसका संबंध होता है गृहस्थ आश्रम से। काम वासना जो भी आपकी इच्छाएं होती है, शारीरिक सुख भोग की हो, पारिवारिक जीवन की हो, सांसारिक जीवन आदि जो होता है, गृहस्थ आश्रम से संबंधित है ये भी। और कुल मिलाकर शारीरिक और मानसिक पक्ष की संतुष्टि करता है। ये चीज़ याद रखना, ये वाला जो 2 चीज़ें हैं, अर्थ और काम। पर ये चीज़ याद रखना कि धर्म जो सामाजिकरण में काम आता है, ये आपका जो है आध्यात्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए काम आता है, मोक्ष। ये जब 3-4 चीज़ें बैलेंस होती है, तब जाके आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी। अगर इन चीज़ों में देखना एक में भी गड़बड़ी है ना, जैसे मान चलो कि आपके पास पैसे नहीं है, धर्म कितना कर लो, काम वास्ते, पहली बात तो आप ये चीज़ें डिजायर ही नहीं कर पाओगे और ना ही कभी मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आज में जब कमाने के 2 वक्त की रोटी का ध्यान
उसकी चिंता रहेगी तो क्या ही मोक्ष के रूप में लिप्त हो पाएगा। तो इन चारों चीज़ों में संतुलित होना जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। पुरुषार्थ की अवधारणा में व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का भाव निहित है। अब ये जब चारे चीज़ें होगी तब आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। धर्म के पालन में नैतिक पक्ष संतुष्ट होता है, अर्थ और काम के सेवन से शारीरिक मानसिक पक्ष संतुष्ट होता है, जबकि मोक्ष से आध्यात्मिक और मानसिक पक्ष की संपूर्ण संतुष्टि होती है। समकालीन भारतीय विचारकों ने मोक्ष के स्थान पर मानव के कल्याण को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। ये है असली मोक्ष। कैसे आप लोगों के जीवन को बदल सकते हो, मानव कल्याण के लिए कार्य कर सकते हो, वो है असली मोक्ष। ऐसा नहीं कि आप साधना में बैठ गए, कहीं गुफाओं में जाके बैठ गए, ये चीज़ याद रखना, वो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के एक मूल कारण केवल अर्थ और काम के जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना है, जबकि अर्थ और काम का सेवन धर्म आधारित तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, परंतु लोग आज इन्हीं को ही भूल गए हैं, तभी तो सबसे दिक्कत हो रही है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है आपको GS1 में पूछ लिया जाता है कभी कभी, टिक्स में भी, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो, जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपने को कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये विश्व शांति के अग्रदूत थे। क्यों? इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया, ये चीज़ याद रखना, इसलिए इन्हें विश्व शांति का अग्रदूत कहा जाता है। सांस्कृतिक बहुलवाद में संश्लेषण कैसे? क्योंकि सोचो, ये जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत की संसद में बहुत सारे जो सांसद थे वो बोले कि पाकिस्तान जो मुस्लिम है इनको सबको भगाओ यहाँ से। फिर नेहरू बोलते हैं कि भाई फिर पाकिस्तान में और हमें अंतर क्या रहा, इसलिए मतलब मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि जो नेहरू लिबरल रहे, इसलिए मुसलमानों को अपने अकॉर्डिंग जो है उनके राइट्स देना, वो सब सारी चीज़ें होती है। राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, परिणाम क्या था उग्र राष्ट्रवाद के? तानाशाही, जैसे हिटलर आते हैं, साम्राज्यवादी, ठीक है, अशांति दावक होते हैं, शोषणकालीन होते हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। परंतु नेहरू कैसे थे? उदार राष्ट्रवाद था इनका, लिबरलिज्म, ये चीज़ याद रखना। इसके परिणाम क्या होता है? अन्य राष्ट्र से उनकी संस्कृति और सभ्यता का आदर और सह अस्तित्व, को लिविंग की भावना। इसलिए तो चाइना के साथ इन्होंने पंचशील सिद्धांत किया। नेहरू की मृत्यु का कारण भी यही बनता है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि नेहरू थोड़ा आदर्शवादी थे। मतलब उनको लगता था कि चाइना भारत पर क्यों अटैक करेगा। भारत ने सोचो चाइना को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया, क्योंकि इनका ये मानना था कि मतलब थोड़ा कुछ जैसे होता है ना कि आदर्शवादी व्यक्ति होते हैं ज़्यादा ही। तो जब 1962 में चाइना अटैक कर देता ना, इसीलिए इसकी मौत भी हो जाती है उसी कारण, जिसको सदमा लग जाता है। धार्मिक राष्ट्रवाद, अगर कोई मान के चलो धर्म का नाम पे अगर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान बनाई किसका? नींव ही थी कि मुस्लिमों के लिए राष्ट्र। तो इससे क्या होगा? असहिष्णुता होगी, वैमनस्य होगा, वहाँ पे प्रतिक्रियावादी स्थिति रहेगी, सांप्रदायिकता और कठोरता बढ़ेगी, अविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और धर्म विशेष की बातों को राष्ट्र के स्तर पर लागू करने का प्रयास किया जाएगा। यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान में। अभी भारत में मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये धार्मिक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये सारी चीज़ें, यस, हिंदू संस्कृति के नाम पे। तो ये गलत है, ये याद रखना। पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवाद, ये नेहरू की प्राथमिकता थी। आजकल जो राजनेता है, प्रधानमंत्री, उनके जो है यहाँ पे निष्ठा जारी है, होना ये चाहिए, क्योंकि अपन पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि अपने प्रेम्बल में भी लिखा है ये चीज़। अरे भाई समझ बात, खुद सोचो ना, आज के दौर में पॉसिबल है कि आप एक एक व्यक्ति को निकाल के फेंक दो कि यहाँ से बस ओनली हिंदू रहेंगे? तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिणाम, सांस्कृतिक बहुलवाद का समर्थन करेंगे, मल्टीकल्चरिज्म, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है USA का। पर USA में अभी ट्रम्प की रणनीतियाँ जो है, जो भी उनकी पॉलिसी है, वो बहुत खतरनाक साबित हो रही है। धार्मिक रूढ़िवादिताओं का विरोध होगा, ठीक है, धार्मिक सद्भाव में सहायक होगी और सर्वधर्म संभाव की अवधारणा में भी सहायक होगी। यार सर्वधर्म संभाव का गांधी जी भी बहुत समर्थक थे। दूसरी नेहरू की क्वालिटी थी समाजवाद। वो समाजवाद से परिचय याद करो, इसीलिए जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने में सबसे मेन भूमिका नेहरू की रहती है। कारण ये होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद में जो आर्थिक मंदी आती है 1929 में, तो वहाँ पे रशिया में मंदी नहीं आती है, और वहाँ पे कारण था पंचवर्षीय प्लान योजना। इसलिए नेहरू उससे प्रभावित होकर भारत में भी इसको लागू करते हैं, यही वो समाजवाद होता है। समाजवाद का जो प्रथम लक्ष्य जो होता है, मूल्य होता है, वो समानता है। भाई सबको समान मानता है समाजवाद। अब पूंजीवाद में क्या होता है? भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी व्यक्ति को प्राथमिकता जीवन में मिलनी चाहिए। तो ये फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रख लेना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
मार्क्सवादी समाजवाद, जो मार्क्स कार्ल मार्क्स हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं कि एक वर्ग होता है जो हमेशा एक वर्ग का शोषण करता है, ये हकीकत है। देखो कार्ल मार्क्स नहीं होता तो ना पूंजीवादी लोग लोगों को ना सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ दे अपने फायदे के लिए। इसीलिए तो कार्ल मार्क्स बोलते थे कि भाई मजदूरों तुम उठो, अब अपने रेडियो को तोड़ने का टाइम आ गया, हिंसा करो, क्रांति। एक स्तर पर सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हिंसात्मक साधनों का भी सहारा लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंसात्मक क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को उन्मूलन करने की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। पर वहीं नेहरू किस चीज़ के समर्थक थे? लोकतांत्रिक समाजवाद के। ये चीज़ याद रखना, नेहरू लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते थे, इसीलिए आपने क्या जोड़ा गया? डीपीएसपी जोड़ा गया। ये चीज़ याद रखना। लोकतांत्रिक अहिंसक साधनों यथा संवैधानिक सुधार आदि के माध्यम से समाजवाद की प्राप्ति का लक्ष्य संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन, जैसे प्रगतिशील करारोपण, जो अपना टैक्सेशन प्रोसेस है वो याद रखना प्रोग्रेसिव है, मतलब जो जितना ज़्यादा पैसा वाला है उसको उतना ज़्यादा टैक्स लगता है, और होना भी यही चाहिए। पर ये है ना, ये याद रखना डायरेक्ट टैक्स में ही अप्लाई हो पाता है, इनडायरेक्ट टैक्स में अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अरे ये देखो शायद पॉसिबल हो भी नहीं, हो सकता है। जैसे याद करो पहले पीडीएस के थ्रू जैसे चीनी बांटी जाती थी, तेल भी बांटा जाता था पहले। अगर सरकार उस तरीके से कोई सिस्टम करे, या बेसिक इनकम का जैसे कॉन्सेप्ट भी आया था, एक बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट, अगर ऐसे कुछ चीज़ें करें तो शायद हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का जो गरीबों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है वो शायद नहीं पड़े। और तो कोई सोल्यूशन है नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो ना कैसे पॉसिबल है, जैसे कोई एक व्यक्ति करोड़पति दूध लेने आ रहा है किसी दुकान पे, तो उससे अलग टैक्स कैसे वसूल लोगे? तुम्हारे गरीब आ रहा है, तो अभी तो ऐसा होता है ना, इससे भी मान के चलो 1 रुपये लिया जा रहा है, इससे भी 1 रुपये लिया जा रहा है। तो ये किया जा सकता है कि अपन पीडीएस वीडीएस के थ्रू इनके लिए सस्ती मात्रा में ये चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाए, तो वो हो सकता है, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट भी आया है। तो ये चीज़ याद रखना। सामाजिक विचार क्या थे नेहरू के? तो पहली बात याद रखना कि साइंटिफिक टेम्पर था इनका, मतलब वैज्ञानिक मनोवृत्ति थी। इसीलिए तो सोचो ना भारत में, अरे हाँ देखो ना, देखो नेहरू चाहे कितना भी गाली दे ले, पर ये सोचो कि नेहरू ने जो 10-12 साल में जो काम किया था ना, ये लोग 60-70 साल में नहीं किए काम। ये चीज़ याद रख लेना। उस टाइम में आईआईटी कितनी स्थापना हुई, आईआईसी बेंगलोर की स्थापना हुई, तो जो इन्होंने काम किया वो भाई अभी भी नहीं लोग कर पा रहे हैं। पर वो ये गाली देना हो तो किसी व्यक्ति को कैसे भी दे सकते हो, पर ये चीज़ याद रखना। तो इनका साइंटिफिक टेम्पर था, तो खुला मन था, पहली बात ओपन माइंडेड थे ये। तो ये चीज़ बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। लॉजिकल डाउट थे, मतलब लॉजिकल व्यक्ति था भाई, ऐसे नहीं है कि कुछ भी। उन्हीं तथ्यों को स्वीकार करना जिसका तार्किक आधार हो। दूरदर्शिता को अपनाते थे, वस्तुनिष्ठता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाचार, पंचवर्षीय योजना वैज्ञानिक मनोवृत्ति की प्रतीक थी, तो इसे पता लगता है। वैज्ञानिक मानवतावाद था, मानवीय गरिमा और मानवीय महत्ता पर बल दिया गया, इसलिए याद करो आर्टिकल 17 डाला गया। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई। आर्टिकल 23 और 24 डाला गया, जो बंधुआ मजदूरी को, इनको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, इनको सबको ख़त्म करता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से मानवीय समस्याओं के समाधान पर बल दिया। ठीक है। मानवीय की क्षमता में विश्वास, अलौकिक सत्ताओं के बजाय विज्ञान की मदद लेकर मानव अपनी समस्याओं को समाधान कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये थी नेहरू की खासियत भाई। समता युक्त और ना युक्त समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये रट लो। ये वर्ड ये हर जगह यूज कर सकते हो आप बोलने में अपनी। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे नोट से जब भी फायदा जब आप ये रट लो। अब देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी है, आप डायरेक्ट लिखो ना आंसर में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। नेहरू का पंचशील सिद्धांत क्या था? ये याद रखना, भारत और चाइना बॉर्डर पे शांति स्थापना के लिए दिया गया था, पर चाइना जब इसी का उल्लंघन कर दिया तो नेहरू की मौत हो जाती है। तो इसको क्या अपन, हाँ याद रखना, आज भी आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचशील सिद्धांत, आज भी इसकी महत्वता है। सबसे पहला क्या है भाई, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना। पर चाइना आजकल करता है क्या? नहीं, चाइना हमेशा दूसरे देशों में दखलंदाजी करता है, पर ये गलत है। अरे ये चीज़ यार जो नेहरू के पंचशील सिद्धांत है ना, व्यक्ति को अपने निजी जीवन में भी अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पंचशील सिद्धांत देश की सीमाओं के लिए नहीं, कि दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी के लिए भी उतने जरूरी है। पारस्परिक अनाक्रमण, मतलब एक दूसरे पर युद्ध नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,
मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समझ बात, इंटरफेयर नहीं करो। समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ होना चाहिए। पर जैसे भारत का ट्रैफिक डेफिसिट है चाइना से, पर वहीं ट्रैफिक गेन भी है अमेरिका से, तो इसीलिए अब ट्रम्प चिल्ला रहा है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तो होना चाहिए, बस सब एक दूसरे से शांति से आगे बढ़ो। और कोई भी याद रखना, युद्ध में कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता किसी व्यक्ति को, ये चीज़ याद रख लेना, हमेशा नुकसान ही होता है। तो लाभ क्या है अगर अपन पंचशील सिद्धांत को अपनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तनाव को रोकने में सहायता मिलती है, ये चीज़ याद रखना। जो आजकल यूक्रेन में ये जब क्यों हो रहा है, ये रशिया क्या कर रहा है वहाँ पे, ये इस नियम को उल्लंघन कर रहा है वहाँ पे, तो ये जरूरी हो जाते हैं। समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने के लिए याद रखना, नेहरू ने उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया का जो है शांति स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और नेहरू ने तो याद रखो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, तो ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। विश्व के राष्ट्र में सहयोग और भातृत्व को बढ़ाने तथा विश्व शांति की स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन पंचशील सिद्धांतों की। अब देखो, गांधी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं तक भी आप चले जाओ, ये चीज़ याद रखना है। तो गांधी जी जीवन पे किस किन चीज़ों का प्रभाव था? एक तो याद रखना, उनको उपनिषद का प्रभाव था और गीता का प्रभाव सबसे ज़्यादा था, और यहीं से गांधी जी ने सर्वधर्म का सीखा था। अब गीता प्रभाव ऐसा बोला जाता है कि बचपन में जब छोटे थे ना, इनकी माँ इनको रोज़ मतलब गीता के पाठ पढ़ाती थी, बचपन से इनको आदत पड़ गई थी। और यही कारण है तभी से सत्य और अहिंसा के बारे में बोलते हैं ना, कि जैसे कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, आप डेली वो चीज़ का प्रैक्टिस करते हो। तो इन्हें सोचा बचपन से इनकी माँ वो करवाती थी, इसलिए बोलते हैं ना, माँ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता, तो ये कारण था उसमें। जैन धर्म के पंचव्रत का भी प्रभाव पड़ा इनके जीवन में, बौद्ध धर्म के अहिंसा का प्रभाव पड़ा जो इन्होंने जीवन में अपनाया भी, योग दर्शन का पर भी प्रभाव पड़ा, और ईसा मसीह के करुणा जैसे तत्वों को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। जॉन रस्किन के अंडर दिस लास्ट, याद करो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण करोगे तभी ही जो है किसी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। भ्रष्टाचार निवारण में कैसे सहयोग देते हैं गांधी की शिक्षाएं? पहली बात, अपरिग्रह का माध्यम से, वह अपने पास है ना संचित करने की वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति जब सबको चाहता है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, तब समझ बात है, तब वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करते हैं। जो सोचो जब ये इंसान के अंदर ये आदत ही नहीं होगी तो भ्रष्टाचार क्यों करेगा। असत्य के माध्यम से चोरी नहीं करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के माध्यम से, तो अपन ये सीखा भी था, ट्रस्टीशिप के माध्यम से व्यक्ति जितनी आवश्यकता उतना संपत्ति अपने पास रखे और सब जो है सामाजिक कल्याण कार्यों में लगा देनी चाहिए थी। सर्वोदय के आदर्श का पालन, तो ये गांधी जी का था कि अंतिम व्यक्ति जो पायदान पर खड़ा है व्यक्ति है, उसका भी कल्याण होना चाहिए डेमोक्रेसी में। नैतिकता युक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं गांधी जी। ऐसा नहीं कि आप 1 किलो दूध में सबाई की बात है 2 किलो पानी डाल रहे हो, गलत है, वो अनैतिकता होगी उसमें, है ना। थोड़ा बहुत मात्रा में चलता है, पर नैतिकता युक्त व्यापार करना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करके भी सबाई सी बात है भ्रष्टाचार निवारण में योगदान दिया जा सकता है। गांधी की अपन जैसे क्या था, सादा जीवन उच्च विचार गांधी जी का, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब सोचो गांधी जी खुद सोचो कि एक ओनली धोती कुर्ता भी छोड़ दिया था उन्होंने, तो आखिर में धोती पे आ गए थे। तो समझ बात, जब व्यक्ति अगर ऐसे रहेगा, कम आवश्यकताएं रहेगी, सादा जीवन रहेगा, तो भ्रष्टाचार करेगा क्यों। और व्यक्ति जब आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तभी तो दिक्कत होती है, भ्रष्टाचार करने की जरूरत क्यों पड़ती है इंसान को। नैतिकता की मार्गदर्शक में गांधी जी का क्या योगदान है भाई? अंतरात्मा की आवाज़, तो सबसे मेन चीज़ है, गांधी जी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, धर्म से ज़्यादा मानते हैं अंतरात्मा की आवाज़ को, इसी याद रखना। जब कोई स्पष्ट नियम, कानून या दिशा निर्देश ना हो, तत्कालीन निर्णय लेने की जरूरत हो, तो फिर उस समय हमें अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे बहुत बार जब आप IAS अधिकारी बनोगे तो आपके पास कानून कुछ रहेगा ही नहीं, पर आपको डिसीजन लेना है उस टाइम में, तो वो डिसीजन लोगे आप अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित लोगे, तब वो सही डिसीजन कहलाएगा आपका। नहीं तो याद रखना कि वो सही डिसीजन नहीं होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन, एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, सत्याग्रह के माध्यम से हृदय परिवर्तन करवाकर मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। लोगों को सोचो गांधी जी ने बदल दिया था। लोग जो सोचो कि पहले मारने कूटने के लिए तैयार थे, भाई गांधी जी के पास आए तो सोचो उन्होंने सत्य अहिंसा के जीवन में पालन कर लिया। कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता, करुणा की भावना को बढ़ाने में सर्वोदय और अंत्योदय की भूमिका है। यह अंत्योदय का आशय समाज के सबसे अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। और सर्वोदय मतलब सबके उदय की बात करना है, ऐसा नहीं कि अपना अपना फायदा सोचना। शासन में नैतिक मूल्यों का सशक्त करने में गांधी द्वारा स्वीकृत एकादश व्रतों की महत्वपूर्ण भूमिका कल अपन देखी भी थी। और इनका नव्य वेदांत सिद्धांत के जो नव्य वेदांत दर्शन उसके समर्थक कौन कौन है? गांधी है, विवेकानंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसका क्या मतलब होता है नव्य वेदांत दर्शन का? मानव सेवा को ही प्रभु सेवा मानते हैं।
मतलब याद रखो, जैसे इसका सबसे बेस्ट ये नारायण ट्रस्ट है जो उदयपुर राजस्थान में चलती है, वो भी है ना, नर तो नारायण, मतलब वहाँ पे मनुष्यों को ही नारायण माना जाता है, भगवान माना जाता है, उसकी सेवा की जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मानववादी है, ये लोकवादी दर्शन। भाई ये लोग की प्राथमिकता का ध्यान रखो ना भारत। और ये है ना कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है ईसाई धर्म, उसमें भी है प्रोटेस्टेंट जो धर्म होता है वो भी ई लोकवादी है, इसीलिए वो आज बहुत ज़्यादा फेमस है। गांधी याद रखना कि यूथेनेशिया के समर्थन थे कि भाई, और ये है ना, एक अगर आपने वो गांधी की मूवी देखा हो तो ये याद रखो, एक बकरी होती है, उसके पेट, मतलब जब इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सब मिलने आते हैं तो वो जो उसकी बकरी थी वो दिक्कत हो रहा था, उसको दर्द हो रहा था, तो गांधी उसको मार देते हैं। तो गांधी जी इस चीज़ की समझते थे, कोई व्यक्ति अगर मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा मतलब जीने की अवस्था, कोई चांस से नहीं बचा रहा, वो फालतू में कष्ट सह रहा, तो उसको अच्छा मार दो। ये चीज़ याद रखना। अहिंसा मानव समुदाय का प्राकृतिक गुण है, ये नेचुरल राइट है, क्वालिटी है व्यक्ति की, और ये होना चाहिए ह्यूमन कम्युनिटी में। ये सोचो कि अहिंसा की जगह अगर हिंसा आ गई, सोचो प्रथम युद्ध, सेकंड युद्ध, ऐसे युद्ध होंगे तो सब विश्व खत्म हो जाएगा। तो गांधी ने तभी तो बोला था, आँख के बदले आँख लोगे तो पूरे संसार खत्म हो जाएगा। हृदय परिवर्तन में गांधी विश्वास करते थे, जैसे वाल्मीकि का मैंने बताया था, अंगुलीमाल वाली कहानी थी। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ कलिंग युद्ध के बाद में। साधन साध्य की पवित्रता, गांधी इस पर बिलीव करते थे, ठीक है। वही मैकवाली, मार्क्स, उपयोगितावादी, थेल्सपेसर, चाणक्य, चारवाक, ये याद रखना कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साध्य, साधन कुछ भी हो, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के नाम पे आज़ादी लेना चाहते थे, पर सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य था कि कैसे भी मुझे आज़ादी मिले, चाहे मैं हिटलर की सहायता से, नेपोलियन की सहायता, जो भी हो, मुझे जिसकी सहायता से मुझे मिले आज़ादी, वो मुझे मिलनी चाहिए। तो ये अंतर होता है। आर्ने नेस, ये याद रखना, कल मैं बोल रहा था ना पर्यावरणविद थे, तो आर्ने नेस गांधी दंड एंड द न्यूक्लियर एज पुस्तक में कहा है कि पर्यावरण संकट को सुलझाने का एकमात्र रास्ता यह है कि दुनिया गांधी जी के दृष्टिकोण को स्वीकार करे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी सादा जीवन से विचार, जो भी उन्होंने विचार दिए, ये पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। गांधी को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद में तो आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे गांधी, क्यों गांधी पे इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं, तो गांधी को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांत क्या कौन से थे? सर्वोदय, सबका उदय होना चाहिए, सत्याग्रह, मतलब सत्य पे टिके रहना, सत्य और अहिंसा का अपनाना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मैंने बता ही दिया, साधन साध्य की पवित्रता भी बता दिया था, सर्वधर्म संभव, गांधी जी सब धर्मों को एक जैसा मानते थे, स्वराज्य और राम राज्य। ये याद रखना, राम राज्य ये मत समझ लेना कि कि अयोध्या में मंदिर बनाओ। राम राज्य मतलब ये संकल्पना थी कि राजा जो होता है राम की तरह उसको चिंता होनी चाहिए अपनी प्रजा की। जैसे मैंने एक स्टोरी बताया हूँ पहले भी कि क्या होता जब राम जब लंका से लौटते हैं राम भगवान, तो सब एक ही बात है कि वो शासन संभालते हैं, तो उनको चिंता होती है कि भाई मेरी प्रजा सुख है क्या है, तो वो जो है रात को मतलब साधारण वेशभूषा में निकलकर लोगों के पास ऐसे भटकते थे जहाँ लोग मान के बैठ के बात कर रहे हैं, तो वहाँ लोग सुनते थे भाई क्या मेरे शासन काल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसा राजा होना चाहिए जो जनता की समस्या को समाधान निकाले। भाई ऐसा राजा नहीं जिसको समस्या का समाधान का पता ही ना हो। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन करना शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर कोई शिक्षा अगर आपको नहीं दिला पा रही, आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करवा पा रही, तो वो शिक्षा है ही नहीं। सर्वोदय वही समाज के सभी वर्गों के जीवन के सभी पक्षों का सर्वांगीण उत्थान से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक सब तरीके से उत्थान है। इसमें ST OBC सब आएगा, सब समुदाय का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो गांधी जी वर्ग विहीन, जाति विहीन और शोषण विहीन समाज के समर्थक थे, जहाँ पे किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, जाति आधार पर समाज नहीं बटा हो। वर्ग वही एक आर्थिक वर्ग या हाई क्लास, मीडियम क्लास, लो क्लास, इस आधार पे समाज नहीं बटा होना चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। उपयोगितावादी समर्थक थे, बेंथम थे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है। मार्क्सवाद याद रखना आर्थिक है, जो सर्वहारा वर्ग को बोलता है कि क्रांति करो। डार्विन जो है योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को मानता है। परंतु ये है ना, ये थ्योरी आजकल गलत साबित हो गई, ऐसा नहीं है, पर हाँ पहले के ज़माने में थी,
हक्सले जियो और जीने दो की बात करते हैं। सर्वोदय वही प्रेम, सहयोग, सहअस्तित्व का सहसंपन्नता। मनुष्य में ईश्वरीय अंश जो है, मूलतः आदमी अच्छा है, इसीलिए आदमी को सबके लिए काम करना चाहिए। सुखवादी होप्स मनुष्य को स्वभाव तो स्वार्थी मानते हैं। अब देखो इन चीज़ों में अंतर है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कैसे स्टडी के लिए याद रखना ही चाहिए। सुशासन की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तथा समावेशी विकास की प्राप्ति में सर्वोदय सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वोदय। इसलिए तो गांधी जी बोलते हैं कि जब आप IAS अधिकारी बनो या नेता बनो, कुछ ही बनो, जब आप अपनी कलम उठा रहे हो या आप कोई निर्णय लेने वाले जीवन में, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति में जो पायदान पे बैठा व्यक्ति है, उसके मेरे इस कार्य से उस व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, तब जाके एक सुशासन का मतलब है। तो कितनी अच्छी बात है ये। सर्वोदय के विभिन्न आयाम, आर्थिक आयाम जैसे ट्रस्टीशिप, अभी कैसे आएगा सर्वोदय, कैसे लोगों का कल्याण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रस्टीशिप न्याय का सिद्धांत की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया था भाई, जितनी संपत्ति आप उपभोग कर सकते उतना रख लीजिए और जो है समाज कल्याण कार्य में लगा दो। तो ये क्या अपरिग्रह है, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये गांधी जी बोलते हैं सर्वे भूमि गोपाल की, तो ये हृदय परिवर्तन लाना चाहते थे। इसका आजकल ये बोल सकते हैं, जो भामाशाह वाला जो राजस्थान में योजना चलती है ना, उसका भी वैसा ही स्वरूप है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो समाज के कल्याण कार्य में लगाए इन चीज़ों को, ये चीज़ याद रखना। गांधी उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद एवं वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद की बात करते थे। सोचो कि आप उत्पादन तो आप करो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ट्रस्टीशिप में जो मान के चलो को मालिक है, वो ऐसा नहीं कि वो अपना कारोबार छोड़ छाड़ के साधु बन जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि गांधी जी मानना था कि जो व्यक्ति को ये योग्यता मिलती है ना, वो भगवान की एक विशेष कृपा है उसके ऊपर, तो उसको जो है अपनी योग्यता का तो यूज़ करना चाहिए, परंतु उसको उपभोग वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि सारा मैं ही उपभोग कर लूँ, ठीक है। तो वितरण के दृष्टिकोण से फिर समाजवाद की बात करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा को प्रोत्साहन देते हैं गांधी जी। व्यापक मशीनीकरण के याद रखना, गांधी जी खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वृहद उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, तो उससे क्या होता है, उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ती है, और उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो केंद्रीकरण बढ़ेगा, तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। तो इसे देखो ना, ब्रिटेन कब बना, ब्रिटेन ने कब राज स्थापित किया, कितने देशों को गुलाम बनाए, कब बनाए, जब वहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ। तो जब वहाँ की ज़रूरतें पड़ी तभी तो उन्होंने देशों को गुलाम बनाया ना, इसीलिए गांधी जी इसके मशीनीकरण के खिलाफ थे। तो उपनिवेशवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ, भारत जैसे देशों को गुलाम बनाया गया, शोषण हुआ, असमानता, विदेश को बढ़ावा मिला और श्रम की महत्ता घटती गई। समझ बात है, जब मशीनें आ जाती है तो श्रम का महत्व ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और संवेदना की कमी आएगी और यंत्रवत व्यवहार करेंगे, नैतिकता और आध्यात्मिकता में जो है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। ओके, PTO करके मैंने आगे लिखा होगा, चलो ठीक है, चलो। तो ये चीज़ याद रखना, इसीलिए गांधी जी जो है इसके खिलाफ थे। तो वही है गांधी जी के, देखो सबसे पहली चीज़ मनोवृत्ति परिवर्तन का हृदय परिवर्तन से जोड़े। अगर आप किसी व्यक्ति को बदलाव लाना चाहते हो तो आप उसके हृदय में परिवर्तन लाइए, पहले गांधी जी का ही मानना था, ठीक है। तो वही पटेल थे, तो समझाना बुझाना से याद करो मनोवृत्ति में परिवर्तन लाए। पर गांधी जी किसको मानते थे, हृदय परिवर्तन। जैसे पटेल ने क्या किया था, राजा रजवाड़ों को मनाने के लिए, सोचो कितनी रियासतें थी, उनको भारत में मिलाने के लिए समझाना बुझाना, और उसने शाम दाम दंड भेद नीति सबका पालन किया था। गांधी जी हृदय परिवर्तन पर विश्वास करते थे। जैसे याद रखो, जब ये अम्बेडकर से पूना पैक्ट करते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं पूरे भारत में भ्रमण करूंगा और जितने भी हाई कास्ट है उनका मैं हृदय परिवर्तन करूंगा और वो लोग सब गले से लगाएंगे लोगों को। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए तो बोला जाता है कि गांधी जी अपनी जगह सही थे और अम्बेडकर अपनी जगह सही थे। भाई वो अपने अधिकारों के लड़ रहे थे, उसको पता था कि ऐसे कोई अधिकार नहीं देगा। अरे ना, अम्बेडकर ने भी बहुत बार प्रयास किया था, महाड़ सत्याग्रह भी किया था एक बार उन्होंने कि भाई मंदिर में हमें अनुमति दी जाए रथ खींचने पर, नहीं दिया जाता। तो वो समझ गया था जो गांधी जी जो रास्ता बता रहा है वो नहीं अप्लाई होगा। भाई व्यक्ति तभी परिवर्तित हो सकता है जब अधिकार होंगे लोगों के पास। सोचो आज SC ST के पास कानून नहीं रहे, तो आज सोचो जब कानून वानून सब होते हुए भी जो लोगों को शोषण हो रहा है, तो सोचो जब कानून नहीं होता, लोगों के हृदय परिवर्तन पर भरोसा किया जाता है कि हाँ सब लोग गले लगा लेंगे, तो वो तो नहीं होता ना पॉसिबल। तो अम्बेडकर को पता था ये चीज़ें। अब गांधी क्यों मानते थे कि हृदय परिवर्तन, गांधी का मानना था कि देखो सब व्यक्ति के अंदर आत्मा है। जैसे क्यों मैं पहले बता रहा हूँ, गीता, गांधी गीता पढ़े हुए थे, तो गीता में सबसे पहली चीज़ यही बोली गई है कि आत्मा का अस्तित्व होता है।
अब आत्मा तो भगवान का पार्ट और पार्शियल होती है। इसका मतलब है व्यक्ति आंतरिक स्वरूप से तो अच्छा ही होता है, आदमी तो बाद में बुरा बनता है ना। तो वो जो आदमी के ऊपर जो बुराई आ गई है उसको आप धीरे धीरे हटा दो, फिर व्यक्ति अच्छा ही है। क्यों? देखो, आत्मा का जो अंश, मतलब जो आत्मा होती है वो ईश्वर का अंश है, और इसमें नैतिक गुण से पराकाष्ठा होती है, दया, करुणा, प्रेम, वो सब होता है, ठीक है। और अंतरात्मा जन्म से विद्वान होती है और अच्छे होती है, अंतर्निहित नैतिक शक्ति होती है। आदमी जन्म से अच्छा पापी नहीं होता है, पर बाद में धीरे धीरे उसके अंदर घृणा आ जाती है, तो पापी बन जाता है, हिंसक बन जाता है, अत्याचारी बन जाता है, अहंकार आ जाता है, लोभ आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, और इससे क्या होता है, अंतरात्मा दब जाती है। तो जब आप हृदय परिवर्तन कर दोगे, ये चीज़ें हटा दोगे, तो ये सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जीवन में होने लग जाएगी। अंतरात्मा को जागृत करने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले तो हृदय परिवर्तन, तुलना, मार्क्स जो है हिंसक क्रांति के माध्यम से स्वार्थी पूंजीपति का उन्मूलन करना चाहते थे, और अपनी ताकत और साहस का प्रयोग जनता के कल्याण में करें। गांधी क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे सत्याग्रह के माध्यम से, ये सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला नैतिक व आध्यात्मिक संघर्ष की ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक साधन है। सत्याग्रह के क्रम में सत्याग्रही स्वयं कष्ट को झेलता है, और सत्याग्रह जो है वीरों का आभूषण है, और सत्याग्रह के लिए आत्मिक बल और नैतिक बल की जरूरत होती है। उसके बिना कोई व्यक्ति को है ना किसी में चेंजेस नहीं ला सकता, ये चीज़ याद रख लेना। देखो, मेरा मानना है कि देखो ना, एक लेवल पे गांधी के सिद्धांत का यूज होना चाहिए, पर ऐसा सोचे कि इसके अलावा हम कोई सिद्धांत यूज ना करें तो फिर तो कभी नहीं होगा। एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे ना किसी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को आप डरा सकते हो, धमका सकते हो, पर उसकी मनोवृत्ति चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आप व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर दो तो ये बात है कि वो परमानेंट सॉल्यूशन है। तो गांधी का जो सिद्धांत वो सही है एक तरीके से, परंतु वो एक ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। गांधी अराजकतावादी थे। अंततः राज्य और पुलिस को सह हो जाना चाहिए। ये याद रखना, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था पीटी में। कार्ल मार्क्स भी याद रखना कि राज्य का नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, तो ये भी नहीं करते हैं। यदि धरती पर सभी लोग अंतरात्मा के अनुसार कार्य करेंगे तो धरती पर ईश्वर का राज्य होगा, राम राज्य होगा। इसीलिए गांधी को अराजकतावादी मानते हैं, जो राज्य का अस्तित्व की बात नहीं करते हैं। गांधी दंड का सुधारात्मक सिद्धांत स्वीकार करते हुए मृत्यु दंड की अवधारणा का विरोध करते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, आप समर्थन में लिख सकते हो, जहाँ कैपिटल पनिशमेंट की बात हो, मृत्यु दंड की बात हो, कि गांधी भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। इनके अनुसार दंड का उद्देश्य व्यक्ति का सुधार होना चाहिए। ये बात सही है, दंड का उद्देश्य व्यक्ति सुधार करना होना चाहिए, ना कि मार देना होना चाहिए। मृत्युदंड देने से व्यक्ति के सुधरने की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसा करना सर्वोदय की अवधारणा के विपरीत होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ याद रखना। सर्वोदय मतलब सर्व, सबका उदय सभी प्रकार से होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सबका, समाज के सभी वर्गों का, अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, सबका। ये चीज़ याद रख लेना। मैं कुछ बताने वाला था, मान, हाँ, जैसे एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं अभी करंट में देख रहा हूँ, देखो क्या होता है, जैसे अभी देखना भी न्यूज़पेपर में आप इस टाइप की घटना देखने को मिलेगी। अभी क्या होता है, वो व्यक्ति जैसे अपने परिवार के सदस्य को भी ख़त्म कर देगा किसी कारणवश, जो भी XYZ कारण हो, और खुद को भी ख़त्म कर ले रहा है। कारण उसको पता, मैं इनको भी मार दूंगा, इनको मार दूंगा तो फिर मुझे भी फांसी सज़ा मिल जाएगी ना, तो अपने आप को मार दे रहा है। तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि कैपिटल पनिशमेंट नेगेटिव एग्जाम्पल भी हो गया ना ये चीज़ें, तो सही चीज़ भी नहीं है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत मैंने बता ही दिया था, वैसे भी पूछ सकता अलग से, न्यायदायिता सिद्धांत। तो इसमें वही होता है कि व्यक्ति, मतलब गांधी जी मानना था कि व्यक्ति को स्पेशल क्वालिटी मिलती है। जैसे अंबानी है भाई, उनको विरासत में मिला है, टाटा था, रतन टाटा थे। अब ये लोग साधु बन जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। इनको योग्यता जो मिली है उसका यूज करें, परंतु हाँ, जो उससे आई हो रही है उसका जो हिस्सा है, जितनी आवश्यकता उतना रख लो, और उसके बाद में जो जितना पैसा है वो गरीबों के कल्याण में, सामाजिक कल्याण में लगा देना चाहिए। तो यार रखना, इससे आर्थिक न्याय की स्थापना होती है, बात सही है। जैसे CSI आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करेगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूंजीपति उत्पादन पूंजीवादी करेगा, केंद्रीय मूल्य स्वतंत्रता होगी। उपभोग करेगा समाजवाद, केंद्रीय मूल्य समानता होगी। तो वही है कि देखो, ये ज़रूरत के उपभोग के सामान निकाल लो, और जो जितनी से संपत्ति है उसको उपभोग जनहित में करे, जैसे, क्योंकि समाज का सहयोग संपत्ति को कमाने में अतः समाज का भी हक है। तो इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे ही CSR का लाया गया। CSR की अवधारणा गांधी जी ट्रस्टीशिप अवधारणा से संबंधित है। स्वेच्छा से गांधी और कानूनी रूप से CSR को
बढ़ावा दिया। कुछ व्यक्ति अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं, कुछ CSR के माध्यम से कर रहे हैं। भारत समाजवाद पूंजीवाद दोनों है, चीन में समाजवाद है जबकि अमेरिका में पूंजीवाद है। पर ऐसा नहीं है, चीन में भी आजकल पूंजीवादी आ गया है। अब इसकी रिलेवेंस क्या है भाई ट्रस्टीशिप सिद्धांत की? जैसे CSR का क्या उपयोग है, वैसे इसकी रिलेवेंस तो है ही। सबसे पहले जीता है, इससे समाज में आर्थिक विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी। जो होता है ना कि एक व्यक्ति गरीब ही है और एक बहुत करोड़पति बनते जा रहा है, तो ये इसमें कमी आएगी, मतलब आर्थिक असमानता में कमी आएगी। नक्सलवाद के उद्देश्य में सामाजिक और आर्थिक कारण प्रमुख है, अतः आर्थिक न्याय की अवधारणा लागू होने पर नक्सलवाद पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। ये बात भी सही है। जिन्होंने मान के चलो बड़े बड़े जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वहाँ पे जंगलों को छीन लेते हैं उनसे, जब ये लोग ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ के जो है लोगों को सब कुछ राइट्स मिलेंगे, वहाँ के नेचुरल राइट मिलेंगे, ठीक है। अब जब राइट मिलेंगे तो स्वाभाविक बात है नक्सलवादी क्यों बनेंगे। ट्रस्टीशिप की अवधारणा के एक रूप में अपरिग्रह से भी संबंधित है, मतलब आपको संग्रह नहीं करना है। इसके प्रकृति के अंधाधुंध शोषण और भ्रष्ट आचरण के माध्यम से संपत्ति संचित करने पर लगाम लगेगा। सोचिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। गांधी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा वर्तमान में भारत सरकार ने एक प्रकार से कानूनी रूप प्रदान कर दिया है। अब ये निश्चित किया है कि कंपनी अपने लाभ को 2% जन कल्याण कार्य में खर्च करेगी। वर्तमान में बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, नारायण मूर्ति, अजित प्रेमजी और जैसे अनेक पूंजीपतियों ने अपनी संपत्ति के एक बड़ा भाग जनहित के कार्यों में लगाना शुरू किया। यार अजित प्रेमजी जो है एजुकेशन में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह एक प्रकार से ट्रस्टीशिप की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया गया। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये, सोचो। गांधी के ऐसे ही नहीं बाबा कहलाते भाई, उनके विचार भी ऐसे थे जो शांति की बात करता है। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था, गांधी जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, पर यार है ना उनका मानना था जन्मजात वर्ण व्यवस्था, पर फिर भी ये नेगेटिव माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैतृक व्यवसाय को आजीविका के लिए अपनाना चाहिए नैतिकता के अनुरूप। जैसे मान लो कुमार का, मतलब गांधी के कहने से कुमार का बेटा कुमार ही बनना चाहिए। अब देखो इसके भी पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों चीज़ें है। इससे क्या होता है ना, एक तो सोचो लोगों में आजीविका संकट नहीं होगा ना। अब सोचो कि मेरा घरेलू जो धंधा है मेरे गजक का, मैं सोचूं कि यार अपना तो गजक का धंधा है, अपन वही संभाल लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो एक टेंशन खत्म हो गई ना, तनाव नहीं होगा आज की जो दुनिया में जो चल रहा है। और सोचो अभी मैं सोचूं यार मेरा जॉब नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा जीवन में, तो वो तो दिक्कत है। तो गांधी जी उस उद्देश्य से बात करते हैं। दूसरी बात, अगर मान चलो जैसे गजक का धंधा है हमारा, तो भाई मैं अगर मैं उससे सीखूंगा तो ये मेरा जेनेटिक है ना, तो मैं इसको और अच्छे से कर पाऊंगा। पर वही मैं कोई दूसरा नया कार्य करूंगा शायद तो मैं मुझ में मेरे फैमिली में कोई व्यक्ति उससे जुड़ा ना हो, तो वो मैं करूंगा, स्वाभाविक बात है मुझे थोड़ा दिक्कत होगी। तो ये बात तो हकीकत है। यदि पैतृक व्यवसाय नैतिकता के विपरीत है तो उसे नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे मान के चलो कि कोई मारने का काम कर रहा है, चोरी के लूट का काम करता है, तो अपने बेटे को इसलिए सिखाएगा तुम भी यही काम करो, तो वो गलत है। प्रतिस्पर्धा नहीं, ये चीज़ याद रखना। अगर ये चीज़ को अपनाते हैं गांधी के सिद्धांत को, वर्ण व्यवस्था को अपनाते हैं, तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, सहयोग होगा, सामंजस्य और भाईचारे के समर्थक होंगे, भटकाव, संघर्ष और तनाव नहीं होगा, महत्व और कीमत समान, सारे व्यवसाय को महत्व और कीमत समान हो तो कोई व्यक्ति दूसरा व्यवसाय करना ही नहीं चाहेगा। परंतु कुछ व्यवसाय का महत्व कीमत अधिक है, कुछ ही कम। जैसे IAS सबसे ज़्यादा, कोई IRS IRTS इनको कोई पूछता भी है कि सब लोग IAS ही बनना चाहते हैं। कारण है कि समझ बात है, इसकी जो महत्व इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। सहयोग का वातावरण उत्पन्न होगा, सभी व्यक्ति सभ्य दिखाई देंगे और प्रत्येक व्यवसाय का परीक्षण किया जाएगा। तो ये फ़ायदा है अगर आप लोग वर्ण व्यवस्था को फ़ायदा अपनाते हैं, पर इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, ये चीज़ याद रखना। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थन थे, स्त्रियों की दशा में सुधार के भी प्रबल समर्थक थे गांधी जी। बाल विवाह, दहेज प्रथा का निषेध किया इन्होंने, विरोध किया। अस्पृश्यता का निवारण जैसे ऊंच नीच, छुआछूत आदि का भी निषेध किया, और मद्यपान आदि का भी इन्होंने, सोचो गांधी जी ये भी मानते हैं। और यहाँ तक अम्बेडकर खुद बोलते थे कि भाई किसी भी समुदाय का अगर कोई व्यक्ति शराब वराब पीते रहेंगे ना तो कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो अम्बेडकर ने SC/ST समुदाय सबसे पहले तो यही बोला था कि आप अपने जीवन में पवित्रता लाइए, आप नहाना धोना सीखिए, अच्छे कपड़ा पहनना सीखिए, भाई शिक्षा देना सीखिए अपने बच्चों को, तभी जाके तो बदलाव आएगा ना। वर्ण व्यवस्था एवं जाति भेद, याद है ना गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, जाति भेद के नहीं, इसका तो विरोध करेंगे वो। और इन्हीं चीज़ों को लेके गांधी में और अम्बेडकर में टसल होती है। तो इन दोनों में समानता क्या है, गांधी में और अपने अम्बेडकर में, दोनों तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों के से असंतुष्ट थे। तो ये बात सही है, गांधी को भी लगा कि जो चीज़ें गलत हो उन्होंने विरोध किया, अम्बेडकर ने भी किया। सामाजिक सुधार की आकांक्षा, इन दोनों लगता है कि सामाजिक सुधार होना चाहिए। छुआछूत उच्च नीच का विरोध होना चाहिए, जाति भेद का विरोध किया इन दोनों ने। छुआछूत भेदभाव वो देश की प्रगति में बाधक है, ये स्वाभाविक सी बात है।
अब किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को सोचो, SC ST जो आज इस लगभग 25-26% देश में जनसंख्या, और उस समाज के तबके को एक तुम एकदम साइड में कर दोगे तो कैसे विकास कर पाओगे? देश का विकास तो ऐसे ही नहीं हो पाएगा। आप 75% लोगों को अमीर बना के क्या भी कर लोगे, फिर भी 100% तो नहीं कर पाए ना। इसीलिए ज़रूरी होता है। तो गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, पर याद रखना अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन चाहते थे। इसका आधार था वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक है, और अम्बेडकर मानते थे कि वर्ण व्यवस्था अनिवार्य एवं तार्किक परिणाम है, कोई मतलब का काम है नहीं। सैन्य विभाजन पर आधारित है, ये चीज याद रखना, जाति भेद, ऊंच नीच और छुआछूत पर आधारित है। ठीक है, देवीय है और समाज में शांति और सहयोग में सहायक है, इसलिए अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के उन्मूलन की भी बात करते हैं। परंतु कालांतर वर्ण व्यवस्था में विकृति आई, परिणाम जाति भेद हुआ, ऊंच नीच हुआ, छुआछूत को बढ़ावा मिला। इन दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था में सुधार या शुद्धिकरण की बात करते हैं, पैतृक व्यवसाय को अपनाएं, इसलिए गांधी समर्थन करते हैं। हिंदू धर्म में ढांचागत परिवर्तन के समर्थक है, इसीलिए ये जो है जाति भेद वर्ण व्यवस्था इनका विरोध करते हैं, पर गांधी याद रखना वर्ण व्यवस्था समर्थक करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक विचार क्या क्या थे, मैं फिर बार बताऊँ ना, पूरा एक इथिक्स में भी काम आएगा, आपको GS1 में भी काम आएगा, क्योंकि गांधी से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछ ही लेता PT में, इनमें। तो PT का थोड़ा बहुत फैक्ट याद कर लेना, पर सिमिलर टाइप से आपको मिलेगा सब कुछ चीज़। गांधी के दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक, मतलब वही यार राज्य का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते गांधी का मानना है कि अंततः राज्य का क्षय हो जाना चाहिए, ये मतलब राज्य नहीं रहना चाहिए। और एक और चीज़ याद रखना, गांधी ने कांग्रेस को भी ख़त्म करने की बात की थी, उनको माना नहीं ये बात क्योंकि राज्य मनुष्य के स्वतंत्र नैतिक विकास में बाधक होता है, क्योंकि राज्य याद रखना कानून के आधार पर व्यक्ति पर थोपता है, व्यक्ति जो करना चाहता है वो नहीं करने देता। 1 मिनट रुको। राज्य दंड के, भय के या पुरस्कार के लोभ के माध्यम से अच्छे कार्य को करने और बुरे कार्यों को अलग रहने हेतु बाध्य करता, परंतु साथ ही गांधी का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्य रहे परंतु उसकी शक्ति और कार्य क्षेत्र का विकेंद्रीकरण हो, इसलिए पंचायती राज को बढ़ावा देते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधी के सपने को ही साकारित करने का प्रयास था। गांधी ये भी मानते हैं कि राज्य के क्षय होने से पहले राज्य ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि व्यक्ति का नैतिक विकास और आध्यात्मिक उत्थान हो सके, और आज यही नहीं किया जाता राज्य के द्वारा। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो फिर राज्य का क्षय हो जाए, इस प्रकार गांधी व्यक्ति के साध्य और राज्य का साधन मानते हैं। गांधी स्वाधीनता को भी समर्थक थे। स्वाधीनता का आशय है कि विदेशी शासन से मुक्ति, इसमें राजनीतिक स्वाधीनता का भाव विद्यमान है। यह जन साधारण की मुक्ति का प्रथम लक्ष्य है। इसमें भारतीयों की सत्ता को भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को हस्तांतरित करने का प्रयास है, ताकि अपन जो विदेशी जो है, देखो ना, बात ऐसा नहीं कि आज अपन गुलाम है क्या, जैसे मान के चलो कि एक आइडियोलॉजी विचारधारा से अगर घिरे रहे तो वो गुलामी हुई ना एक तरीके से। स्वराज्य का आशय केवल विदेशी अधीनता से मुक्ति नहीं होकर सभी प्रकार के बाह्य नियंत्रणों प्रतिबंधों से मुक्ति है। देखो ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्वराज्य का आशय आत्मशासन से है या आत्मनियंत्रण से है, यह स्वशासन है अर्थात अपनी आत्मा का शासन है। हाँ, ये हुआ ना सबसे बेस्ट चीज़। सोचो आज आपको राज्य बोले कि कल आप घर से बाहर नहीं निकलना, जैसे लॉकडाउन में हो गया था पर ये बहुत गलत चीज़ है ना कि व्यक्ति अगर चाहे तो खुद अपने आत्मा खुद भाई खुद को लगना चाहिए, भाई बाहर जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ऐसा चीज़ें पर पुलिस डंडे मारने लगे प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं है, परंतु अपने ऊपर इस प्रकार शासन करे कि दूसरों के हित पूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार स्वराज केवल राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन मार्ग न होकर अपनी आत्मा के अनुसार स्वयं को संचालित करने तथा सत्ता के दुरुपयोग को सामर्थ्य को दर्शाता है। क्योंकि आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्वान है, अतः उसके अनुरूप कार्य करने पर शक्ति एवं आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी। और गांधी मानना था तभी व्यक्ति खुशी रह सकता है, नहीं कभी खुशी रह ही नहीं सकता। गांधी के धार्मिक विचार क्या थे, ये गांधी यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलेगी आपको। गांधी मत अनुसार राजनीति धर्म आधारित होना चाहिए। यहाँ पे धर्म आधारित मतलब याद रखना, धर्म का मतलब क्या है, यहाँ कर्तव्य। इनके अनुसार धर्मविहीन राजनीति नितांत निंदनीय है, क्योंकि धर्मविहीन राजनीति की नैतिकता विहीन राजनीति होगी जो त्याज्य है, मतलब उसको त्याग कर देना चाहिए। यहाँ धर्म का आशय दया, करुणा,
प्रेम, त्याग, सदाचार इत्यादि नीति मूल्यों से है। सोचो सदाचार तो गायब भी हो गया है, क्रिमिनल से क्रिमिनल राजनेता बन रहे हैं आजकल। ये नैतिक मूल्य ही विभिन्न रिलीजन के बुनियादी का तत्व है। गांधी धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवादिता अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। सर्वधर्म समभाव का समर्थन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांधी जी इसके सपोर्टर थे। गांधी का मानना है कि सभी धर्मों में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हैं, कोई भी धर्म पूर्ण नहीं है। तो इसलिए याद रखना, जो बोलते कि यार उस धर्म में तो कमियां हैं, अपने धर्म में सब अच्छा है, ऐसा गलत है, ये याद रखना है। अतः व्यक्ति को अपने धर्म की अच्छी बातों के साथ साथ दूसरे धर्म के सकारात्मक या भावनात्मक पक्षों में भी सहभागी होना चाहिए। ऐसा करने पर सांप्रदायिकता, वैमनस्य, कट्टरता, अविश्वास आदि समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि गांधी का द्वारा स्वीकृत सर्वधर्म समभाव एकादश व्रतों में से भी एक व्रत है। अब गांधी का साधन साध्य का विवाद, ये चीज़ यार ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस स्टडी में काम आएगा आपको। साधन सबाई सी बात है, जैसे आज़ादी लेनी है, गांधी का साधन क्या था? सत्य और अहिंसा। साध्य क्या था? आज़ादी। गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार साधन और साध्य में अविभाज्य, मतलब उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है। यदि साधन दूषित होता है तो फिर साध्य भी अवश्य दूषित हो जाएगा। जैसे आप बबूल का पेड़ बोगे तो बबूल ही आएगा ना, कांटे होंगे उससे। मैंने आम का पेड़ बोगे तो आम का बीज बोगे तो आम आएगा ना। तो यही है, साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। या गांधी साधन के रूप में अहिंसा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गांधी फांसीवाद, नाजीवाद, मार्क्सवाद आदि की उस अवधारणा का विरोध करते हैं कि साधन साध्य के औचित्य को सिद्ध करता है, अर्थात अंत भला तो सब भला। पर गांधी यार इसका सपोर्टर नहीं है। ये परिणामवादी, उपयोगितावादी विचारधारा वाले समर्थक थे इसके। उदाहरण स्वरूप मार्क्स साम्यवाद की प्राप्ति के क्रम में हिंसात्मक साधनों का भी उचित मानते हैं, पर गांधी याद रखना इसको गलत मानेंगे। गांधी जीवन में चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ नैतिक नियमों पालन को अवश्य मानते हैं। इन नैतिक नियमों का यहाँ व्रत कहा गया है, जिसे एकादश व्रत भी कहा जाता है। पहली बात सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, ब्रह्मचार्य, अभय, आशावाद, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी, शारीरिक श्रम, सर्वधर्म संभव, ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। गांधी जीवन का सबसे मेन प्रिंसिपल ही था सत्य और अहिंसा का पालन करना। गांधी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा रूपी दो स्तंभों पर टिका है। सत्य के प्रति असीम आस्था होने के कारण उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग रखा। गांधी मतानुसार सत्य के दो स्वरूप है, सापेक्ष सत्य, रिलेटेबल, और एक निरपेक्ष सत्य। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको देखी जाएगी सत्यपन, कुछ ऐसे सत्य होता है जो आपको थोड़ा उस आध्यात्मिक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। समय परिस्थिति के अनुसार जो सत्य है वह सापेक्ष सत्य है, जबकि परमात्मा ईश्वर निरपेक्ष सत्य है। इस रूप में सत्य का आशय उससे है जो सर्वव्यापी, सर्वकालिक और पूर्ण है। ऐसे सत्य की खोज करना आत्मा का स्वभाव है। इसलिए लोग जो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं कोई निरपेक्ष सत्य की ही खोज में निकलते हैं। गांधी आराम से ईश्वर ही सत्य है कहते हैं, ये याद रखना। ये बहुत टैग लाइन है, इस सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ जो टैग लाइन है उसी की है। परंतु कालांतर में वे इसे परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। सोचो पहले बोले ईश्वर ही सत्य है, फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि जो सत्य है वही ईश्वर है। अरे बात सही भी है, जिस चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं तो ईश्वर कैसे होगा? फिर अगर ईश्वर है तो वो सत्य है, तो वो वाली बात है। इसमें उद्देश्य और विधेय में पूर्ण तादात्म्यता का बोध होता है। सत्य शब्द में वैसी भिन्नताएं दिखाई नहीं देती जैसा ही कि ईश्वर के संदर्भ में दिखाई देती है। ईश्वर एक, अनेक, निर्गुण, सगुण, निमित्त, उपादान या दोनों हो सकता है, परंतु ईश्वर एक है। पुनः ईश्वर पर बौद्धिक रूप से संशय किया जा सकता है, जबकि सत्य पर संशय संभव नहीं है। सत्य आस्तिक और नास्तिक दोनों द्वारा समान रूप से स्वीकार होता है। अतः सत्य चरम लक्ष्य में आदर्श है। इस सत्य की प्राप्ति ही ईश्वर की प्राप्ति है। इसी संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि सत्य ही ईश्वर है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, तो गांधी मतलब ये माना था जो व्यक्ति जीवन में सत्य को अपना लेता है तो भगवान के बहुत समीप चले जाता है। भगवान का मतलब ये नहीं है, उनका उद्देश्य क्या है? गांधी माने सत्य ही भगवान है। अगर आप उसको अपनाते हो वही चीज़ है। देखो धर्महीन राजनीति में देह के समान है, जिसे नष्ट कर देना चाहिए। ये कोट याद रख लेना। परहित सरस से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। ये धर्म की रामचरितमानस का श्लोक है। प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत है स्वार्थों से मुक्त रहते हुए अपने विवेक के अनुसार सुशासन चलाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप गवर्नेंस में इससे शुरू कर सकते हो। कौटिल्य मानना है सप्तांग सिद्धांत, जो गांधी भी इसको मानते हैं, प्लेटो भी मानते हैं। नैतिक अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए? तो सभी सी बात, सबसे पहली धर्महीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है।
अपरिग्रह है, आवश्यकता है न्यून रखो अपनी, सादा जीवन उचित विचार। अन्नदायी श्रम, जो काम नहीं करता उसे खाना नहीं खाना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था, ये चीज़ याद रख लेना। अरे बात सही है, मतलब ये मैंने खुद, मतलब आप लोगों ने जीवन अनुभव किया होगा। अगर आप जिस दिन मेहनत करते हो उस दिन खाने का अलग ही स्वाद आता है। जिस दिन मेहनत कर रहे ऐसे आप खाओगे ना, बस ओनली पेट पूर्ति कर रहे हो। बौद्धिक श्रम, शारीरिक श्रम, न्याय वकील की आय बराबर होनी चाहिए गांधी के अनुसार। श्रम का मूल्य मांग व आपूर्ति के यांत्रिक सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि न्याय के आधार पर तय होना चाहिए। जॉन रस्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। गांधी का वही सिद्धांत, तुमने जो सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर आदमी देखा हो उसका ध्यान करो और फिर अपने दिल से पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते हो क्या उससे उस आदमी को फ़ायदा होगा। सोचो जीवन में व्यक्ति अगर इस सिद्धांत को अपना लिए तो कोई गलत काम करे नहीं कभी। जब गलत काम नहीं करोगे तो उसको क्या होगा, सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होगी। और उससे क्या होगा, व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य जो आत्म विकास है उसकी प्राप्ति उसको हो जाएगी। गांधी जी के 7 सामाजिक पाप याद रखना, ये यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था। 1925 में 7 सामाजिक पापों के बारे में बताया या जिसके कारण मनुष्य व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होता है। कौन कौन से है, सिद्धांत विद राजनीति, बिना काम के धन, ये चीज़ याद रखना, बिना अंतःकरण के सुख, चरित्र रहित ज्ञान और नैतिकता विहीन व्यापार और मानवता विहीन विज्ञान और त्याग रहित पूजा। तो ये याद रखना, गांधी जी की चीज़ें याद रखना है। सामाजिक पाप, और ये भी डायरेक्ट है, ये एथिक्स में क्वेश्चन आया है भाई, इसीलिए याद रखना। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता को बढ़ाने हेतु इन सामाजिक पापों का निराकरण आवश्यक है। इसके लिए एक आदर्श व्रत का अनुपालन आवश्यक है। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया में वर्णित 7 सामाजिक पापों की विपरीत स्थितियों को हम नैतिकता के 7 तत्व के रूप में देख सकते हैं। जीवन में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए इन 7 सामाजिक पापों की विपरीत स्थितियों को स्वीकार करना होगा। मतलब नीति युक्त राजनीति होनी चाहिए, श्रम आधारित धन होना चाहिए, अंतःकरण युक्त आराम होना चाहिए, चरित्र युक्त ज्ञान होना चाहिए, नैतिकता आधारित व्यापार होना चाहिए, मानवता उन्मुख विज्ञान होना चाहिए, त्याग युक्त पूजा होनी चाहिए। तब जाके जो है स्वाभाविक बात है नैतिकता का विकास होगा। राज्य संबंधी गांधी के क्या विचार है, अराजकतावादी गांधी, वही मैं बता रहा हूँ, ये पहले भी देख चुके हैं। राज्य के अस्तित्व का विरोध करते हैं गांधी जी। राज्य के होने का अर्थ है वह हिंसा की ताकत है, सेना और पुलिस के सहारे टिका होगा जो अहिंसा के आदर्श के विपरीत है। सीधी सी बात है, पुलिस वाले जो सबसे पहले क्या करते हैं, डंडे की चोट पे मारते हैं, तो गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ है भाई। राज्य अनिवार्य रूप से ऐसे कानून बनाता है जो सभी व्यक्तियों को एक जैसे ढांचे में बांधते हैं। इससे व्यक्तियों की आत्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। गांधी जी क्या बोले थे, आपका जो शासन होता है आपकी आत्मा के अनुसार शासन होना चाहिए। तो पर ये होता है, गलत होता है। राज्य की शक्तियाँ जितनी कम हो उतना बेहतर हो, थोरों का भी मानना था, ये चीज़ याद रखना। लोकतंत्र का समर्थन किंतु दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए ना गांधी ने बोला था कांग्रेस की समाप्ति कर दो। अब भारत को आज़ादी कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया है, परंतु देखो नेहरू वेरू ने नहीं रखा। ये गलत बात है, ये बात सही है, ये गलत चीज़ है इनकी। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर आता है, हमें सभी के प्रति सम्मान भाव रखना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता सर्वधर्म समभाव को, फिर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए, सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। धर्मांतरण के घोर विरोधी थे गांधी जी, ये चीज़ याद रखना। गांधी जी वर्ण व्यवस्था याद रखना इसके समर्थक थे, श्रम विभाजन की प्रणाली के आधार पर, ये याद रखो। दूसरी बात, गांधी जी इसको जन्म के आधार पर नहीं मानते थे, कर्म के आधार पर मानते थे। हालांकि जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उन्होंने हमेशा कठोर विरोध किया, ये भी याद रखना। उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं किया और न ही छुआछूत का। सामाजिक विचार, वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार, जो श्रम विभाजन है और सर्वधर्म का पालन करे, जो मतलब जो अपने व्यवसाय को अपनाता है वो सही है। जाति व्यवस्था अस्पृश्यता का विरोध किया इन्होंने, स्त्री और पुरुष की समानता के पक्षधर थे और मानवीय मूल्य संरक्षक थे। राजनीतिक पक्ष क्या थे गांधी जी के, राज्य विहीन शासन होना चाहिए, आत्मा का शासन होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। स्वतंत्र सरकार वही है जो सबसे कम शासन करती है, थोरों का ये चीज़ याद रखना। सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसलिए ग्राम पंचायत ग्राम स्वराज्य की स्थापना का उद्देश्य रखा इन्होंने। राम राज्य, धर्म राज्य, न्याय और प्रेम का राज्य होना चाहिए, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, ना कि मोदी का इनका शासन नहीं। मतलब यहाँ पे ये कि नैतिकता युक्त जो है गांधी, मतलब बहुत ज़्यादा नैतिकता युक्त बात कर रहे हैं यहाँ पे। धार्मिक पक्ष, सर्वधर्म स्वभाव को मानते थे, दया प्रेम कल्याण, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना चाहिए, त्याग करुणा, एकादश का व्रत का पालन करना, अहिंसा, सत्य असत्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, असवाद अभ्य स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण और सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देते थे। ये याद रखना। इसे लोग सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं हर एग्जाम में लिख के आता हूँ ये चीज़। नैतिक पक्ष, साधन और साधक पवित्रता, गांधी जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा,
अहिंसक सत्याग्रह साधन था, स्वतंत्रता इनका साधन था, साध्य था। सत्य और अहिंसा, सत्य ही ईश्वर है। सहअस्तित्व और अहिंसा देखो सहअस्तित्व होगा तो हिटलर क्या था, नाजीवादी मुसोलिनी क्या था, ये तो हिंसा का सहारा ले रहे थे ना, पर वही सहअस्तित्व को तो लोगे तो आप सबको साथ में लेके चलोगे। अपने अधिकारों रक्षा करते हुए अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को सम्मान करोगे, आप सहअस्तित्व को लेकर चलोगे तो आप अहिंसा परम धर्म इसको अपनाओगे तो हिंसा पशुओं का प्राकृतिक नियम है एवं अहिंसा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। भाई जैसे शेर अगर हिंसा नहीं करेगा तो खाना कैसे खाएगा, पर मनुष्य का स्वभाव नहीं है ना, ये मनुष्य स्वभाव तो अहिंसा है। सत्याग्रह विरोध अनैतिकता या पाप का होना चाहिए, अनैतिक व्यक्ति या पापी का नहीं। ये कितनी अच्छी लाइन है भाई, किसी व्यक्ति का विरोध करो, उसकी बुराई का करो ना, व्यक्ति का विरोध मत करो। पर लोग तो क्या होते हैं ना, उस व्यक्ति को तो छोड़ो, उसको परिवार को ही लपेट लेते हैं तो कितनी सारी चीजें सीखने को है गांधी की। सर्वोदय की कुछ कमियां हैं। सर्वोदय एक महान आदर्श है, मतलब बहुत बड़ा आदर्श है, तो जब समझ बता आदर्श होगा तो उसको व्यवहारिक तौर पर उतारना मुश्किल हो जाएगा। इस अवधारणा में सर्व मंगल की कामना निहित है, फिर भी सर्वोदय के व्यवहारिक पक्ष में कठिनाई है। कैसे? गांधी जी का ऐसा मानना है कि मनुष्य मूलतः अच्छा आदमी होता है, इस आधार पर वे आधे प्रयत्न की बात करते हैं, किंतु उनकी यह मान्यता व्यवहारिक रूप से वांछनीय परिणाम दिलाने में असमर्थ है। तो वही है ना बात, तो ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो व्यक्ति कभी कोई सुधरेगा नहीं। सर्वोदय की अवधारणा में परस्पर विरोध व स्पष्टता विद्वान है। यहाँ एक तरफ तो राज्य का विरोध किया गया है, तो दूसरी ओर वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार किया गया है। पुनः यह एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन है तो उपभोग के स्तर पर इसका विरोध भी है। सर्वोदय की सफलता हेतु उच्च आदर्शों और नैतिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसका प्राय अभाव रहता है। सीधी सी बात है, ऐसे व्यक्ति पाए ही नहीं जाएंगे। सर्वोदय विचारधारा का निर्माण कृषि व सामंती प्रधान अर्थव्यवस्था पर ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ उस पर औद्योगिकरण का प्रभाव था, वह इन लक्ष्यों व आदर्शों के प्रति उदासीन रहा। ये बात एकदम सही है। जब अर्थव्यवस्था चेंज होती है तो याद रखना कि उसको सामाजिक आधार सब कुछ चेंज, नैतिक मूल्य सबसे बदल जाते हैं। अनिश्वरवादी व्यक्ति के लिए सर्वोदय की अवधारणा को स्वीकार करना कठिन है, मतलब वो जो भगवान को नहीं मानता तो स्वाभाविक सी बात है वो क्यों ही फिर सर्वोदय की परिकल्पना को स्वीकार करेगा। मनुष्य के स्वार्थ उतने कमजोर नहीं होते जितना गांधी सोचते थे। मनुष्य की बौद्धिकता के विकास क्रम में उसका स्वार्थ पक्ष और मजबूत हो रहा है, मतलब व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है तो सबके कल्याण के बारे में क्यों सोचेगा, व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में सोचेगा ना सबसे पहले भूदान से प्राप्त जमीन को न तो समुचित वितरण हो पाया, न ही इसका सार्थक उपयोग हुआ। कालांतर में इसके नकारात्मक परिणाम मिले। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार में। अहिंसा की आड़ में हिंसा का प्रयोग भी होता है। व्यवहारिकता का अभाव है, इसमें भावनात्मक आध्यात्मिकता का वर्चस्व है। वस्तुतः अहिंसात्मक पद्धति उपयोग करने वाला भी गांधी के समान होना चाहिए, किंतु ऐसा होना कठिन है। भाई वही तो बात है ना, हर कोई गांधी नहीं बन सकता, तो ये चीज़ याद रखना। पर ये रखना सर्वोदय की महत्व क्या और प्रासंगिकता क्या है, डायरेक्ट इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। सर्वोदय आदर्श समाज का वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करता है, मतलब कैसे एक आदर्श समाज बनना चाहिए। सर्वोदय मतलब सोचो सबका कल्याण हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गरीब अमीर सबका कल्याण होना चाहिए। यद्यपि इस आदर्श को पाया नहीं जा सका, इसे पाना भी कठिन है, फिर भी इस आदर्श की पवित्रता उत्कृष्टता में हमें इसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य के लिए आदर्श मार्गदर्शक हो सकता है। ये बात तो सही है, करना चाहिए। जैसे संविधान है, संविधान के लक्ष्य की अपन प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं कि वो कभी पाए नहीं जा सकते, पर अपने को ऐसा बनना है। इसमें विद्वान तत्व जैसे सर्वोदम संभाव, अस्पृश्यता निवारण, विकेंद्रीकरण, एकादश व्रत, आवश्यकताओं को कम करने की बात, नैतिक आचरण इत्यादि की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। ये बात सही है, आज भी चीज़ें की कमी है। सर्वोदय आदर्श समाज के वैकल्पिक के रूप प्रस्तुत करता है। यद्यपि इस आदर्श को पाया नहीं जा सका, पाना कठिन भी है, फिर भी इस आदर्श की उत्कृष्टता में पवित्रता इस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती है। भविष्य के लिए आदर्श प्रेरणादायी हो सकता है। सर्वोदय पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ने का काम करता है। उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद, वितरण की दृष्टि से समाजवाद को स्वीकार करती है। ये चीज़ रखना, ये नेहरू ने ये अपने जीवन में अपनाया भी था। नेहरू एक तरफ इंडस्ट्री लगा रहा है और वही DPS पे भी रख रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। सत्याग्रह की संकल्पना युद्ध संघर्ष और क्रांति का बेहतर विकल्प बन सकता है। ये बात सही है। सत्याग्रह अगर आप करोगे, उसका पालन करोगे, तो आप युद्ध कभी करोगे नहीं। यह मनुष्य को उच्चतर जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के दीर्घकालीन समाधान का उपाय प्रदान करता है। एक नेता और सुधारक के रूप में गांधी जी का यह अनुपम देन है। याद रखना कि अभी पूछ ले, IR में लिख सकते हो कि सत्याग्रह के माध्यम के द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध, जो भी हिंसा का जो अभी युद्ध फैल रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। गांधी ने भारतवर्ष में संगठित होकर निर्भय भाव से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा और क्षमता भी दी। सर्वोदय की अवधारणा विश्वव्यापी शांति, निःशस्त्रीकरण में प्रकृति के साथ सतत सहयोग का समर्थन करता है, जो समाज के लिए हितधारी है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज़ याद रखना, कहीं पे भी लिख सकते हो आप इसको, GS1 से लेके ऐसे सब जगह। सर्वोदय आर्थिक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। सर्वोदय भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना सर्वोदय के एक अंश के व्यवहारिक परिणति इंगित करता है।
ये चीज़ भी याद रखना। सर्वोदय सोचो, गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राउंड लेवल तक था। सर्वोदय भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक चरित्र, अद्वैतवादी मत को व्यवहारिक धरातल भी प्रदान करता है। सर्वोदय में पश्चिम के भौतिकवादी और पूर्व के आध्यात्मिकवाद का समन्वय भी दिखाई देता है। तो ये बहुत खतरनाक वो है। सर्वोदय की महत्ता, उसकी प्रासंगिकता विनोद भावे की इस कथन में दिखाई देती है। आज नहीं तो कल दुनिया का अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। आज जो हमारे साथ नहीं हो, कल हमारे साथ अवरे आएंगे। एक ऐसा ज़माना आएगा, सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी और सारा ज़माना सोचेगा कि शांति में ही समस्या का निदान है, शांति में ही शक्ति है। सारा समाज न भय के कारण, न लोभ के कारण, बल्कि प्यास की पूर्ति के लिए शांति चाहेगा, तब ही सर्वोदय होगा। वस्तुतः सत्य और अहिंसा के जिस मुख्य हथियार गांधी ने प्रयोग किया, आज सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु तो सारी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। ये चीज़ याद रख लेना। सत्य और अहिंसा के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवादों शांतिपूर्ण दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। ये टॉपिक नंबर 7 में भी काम आएगा। गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन द्वारा आम लोगों को जागरूक कर असत्य, अन्याय और अनुचित तथा भेदभाव के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष किया और इसके माध्यम से अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं एवं विवादों को नैतिक हल खोजने का सतत प्रयास किया है उन्होंने। इस क्रम में उन्होंने चित्त शुद्धि पर बल दिया तथा आत्मबल को जागृत किया ताकि लोग स्वेच्छापूर्वक आत्मानुरूप मूल्य पूर्ण आचरण कर सके। ताकि मूल्यता युक्त जो है आचरण करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये चीज़ याद रखना, जैसे यूपीएससी ने पीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से पीटी में। तो मार्क्सवाद और सर्वोदय में क्या अंतर है, ये जाके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। पहले दार्शनिक आधार पर ये याद रखना, मार्क्सवाद किसने दिया था, ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, सर्वोदय गांधी ने दिया था। पहली बात यही अंतर। दूसरी बात, मार्क्सवाद जो है भौतिकवादी दर्शन है और ये याद रखना, ये आध्यात्मिक है। साधन साध्य, इसमें याद रखना कि ओनली साध्य पे ध्यान दिया जाता है और गांधी जी और साधन साध्य दोनों ही पवित्रता पे ध्यान देते हैं। मार्क्स के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का साधन अपनाया जा सकता है। इस संबंध में नैतिक मापदंड पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोदय साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देता है। दोनों में अन्योन्य से मतलब रिलेटिव और रिलेशन है। गांधी के अनुसार साधन और साध्य एक ही सिक्के के 2 पक्ष है, इनमें बीज और वृक्ष के जैसा संबंध है। पद्धति क्या है, मार्क्स सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं, वहीं गांधी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा, सत्याग्रह, वर्ग सहयोग पर बल देते हैं। धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स अफीम मानता था। धर्म अफीम है, वह मानव को कार्य करने की प्रेरणा देकर भाग्यवादी बना देता है। धर्म के कारण व्यक्ति में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धर्म समाज में अन्याय और शोषण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। ये बात सही है। अतः धर्म त्याज्य है, उसे मानव जीवन के बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब देखो ये चीज़ याद रखना, देखो दोनों स्वरूप है, धर्म का ये भी स्वरूप है और ये भी स्वरूप है। धर्म मानव जीवन का आधार स्तंभ, तो ये याद रखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जीवन के सभी पक्ष धर्म से प्रभावित है, ये बात भी सही है। इसमें राजनीति भी सम्मिलित है। यहाँ धर्म से गांधी के तात्पर्य धर्म के आंतरिक पक्ष से है, अर्थात मानव कल्याण के प्रेरक सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से है। राज्य याद रखना, कार्ल मार्क्स यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार शोषण है। तो याद रखना, कार्ल मार्क्स ही विरोध करते हैं तो गांधी विरोध करते हैं राज्य का। राज्य पूंजीपति द्वारा शोषण करने का यंत्र है। संघर्ष और हिंसा द्वारा राज्य की समाप्ति आवश्यक है। राज्य शक्ति के बल पर बना संगठन है। वह दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों से राज्य की समाप्ति के पक्षधर है। पारस्परिक सहयोग, सत्य व अहिंसा पर आधारित समाज को ही राम राज्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। यह समाज श्रम आधारित होगा। याद रखना, दोनों विरोध करते हैं राज्य का। संपत्ति, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति जब तक पूंजी का स्वामी बने रहेंगे तब तक भी निजी लाभ का मोह नहीं छोड़ सकते। अतः समाज की संपत्ति को समाज की सेवा में लगाने के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों का स्वयंत्रण आवश्यक है। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, परंतु यहाँ तो बोलते हैं कि भाई जो पूंजीपति लोग हैं ये ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्रांति करनी पड़ेगी। गांधी बोलते हैं कि नहीं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है भाई, जो अमीर है उसकी आवश्यकता जितना हो उतना यूज करे और अपनी योग्यता का यूज करे उत्पादन बढ़ाने में। गांधी संपत्ति के स्वामित्व के पर्सन पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति होगी किंतु उसमें संपत्ति धारक केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग करेगा। शेष संपत्ति समाज की थाती के रूप में रहेगी, मतलब दान दक्षिणा में काम आएगी। वर्गविहीन समाज, मार्क्स निजी संपत्ति समाप्त करके वर्गविहीन समाज लाना चाहता है। गांधी श्रम और गरिमा के आधार पर वर्गविहीन समाज की स्थापना, मतलब ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, कार्ल मार्क्स नहीं। ये चीज़ याद रखना। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। आप देखो ये सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। विवेकानंद, सोचो विवेकानंद ने क्या क्या सिद्धांत दिए, ये सब। शेर अहमद खां, याद रखना, मुस्लिम एजुकेशन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल गंगाधर तिलक, याद करो, इनकी जो भी उपलब्धियाँ है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का है। अशोक, याद रखना, धमकी नीति। अकबर, सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। वीपी मेनन, याद रखना, यही था सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ।
जो भारत को एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते ही हो। तो ये सारे याद रखना, ये सारा आपको पढ़ना, नारायण गुरु इनके बारे में पढ़ लेना। ये सारे एग्जाम्पल है आपके, जो आपके इथिक्स ऐसे सब जगह काम आएंगे आपके। इसके अलावा कुछ कुछ ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से देख लेना, वरना वो लगभग सारे एग्जाम्पल है इसमें, ये आप लोगों को ही पढ़ना है इसमें। जिसका आपको अच्छा लगे उसका एग्जाम्पल आप रख लेना। तो अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है, तो ये तो सब कंप्लीट हो गया। ये सब पढ़ लेना, रेदा सब है इसमें, उपयोगितावाद सब। तो ये एग्जाम्पल है आपके, तो ये आपको ही पढ़ना है, इसमें कुछ मैं क्या ही करूँगा। तो लास्ट टॉपिक बचा है अपना बस, तो आज कंप्लीट कर देंगे इसका। यहाँ आ जाओ। दलाई लामा कुछ कुछ कोट बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ याद रखना। छोड़ो, यहाँ से आ जाओ। ये बचा है, और उसके बाद में परिवार वाला वो टॉपिक, लास्ट टॉपिक वो बचा है बस। गांधी और अम्बेडकर इम्पोर्टेंट है, ये वाला फिर बचा है लास्ट टॉपिक। चलो ठीक है। सब लोग भाग गए, कौन कौन है यहाँ पे? जिंदा हो सब लोग? जी सर। नींद तो नहीं आ रही ना? सर। चलो ठीक है। तो याद रखना, देखो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन करने के लिए GS 1 में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इनको डाला है, और GS 4 में भी इसीलिए मैंने डाला है इनको। तो जातिभेद, गांधी और अम्बेडकर भूमिका। देखो गांधी और अम्बेडकर दोनों तत्कालीन सामाजिक स्थिति में परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे। इस क्रम में दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों, जाति भेद, छुआछूत आदि दूर करने का प्रयास किया। याद रखना कि अम्बेडकर जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी रहेंगे, पर गांधी समर्थक रहेंगे, इसीलिए इन दोनों के विचार मिलेंगे नहीं कभी। गांधी सामाजिक समरसता की स्थापना, सर्वोदय की अवधारणा को साकारित करने के लिए परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में रचनात्मक सुधार चाहते हैं। वहीं अम्बेडकर इस मूलभूत ढांचागत परिवर्तन की मांग करते हैं, और ऐसा न होने पर शूद्रों के लिए हिंदू धर्म से अलग होने की सिफारिश करते हैं। इसलिए बाद में याद रखना, बौद्ध धर्म भी अपनाते हैं। गांधी और अम्बेडकर दोनों जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों शूद्रों की समस्या का समाधान चाहते हैं, परंतु समस्या के कारण स्वरूप और निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण, कार्य पद्धति अलग अलग है। परिणाम स्वरूप दोनों में समस्या समाधान के प्रति की वैचारिक दूरी सदैव बनी हुई है। वे समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस क्रम में दोनों ने वर्ण व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। गांधी का क्या था? देखो, गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गांधी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग मानते हैं। वे इसे धर्म का आविष्कार तथा सत्य की निरंतर गवेषणा का परिणाम मानते हैं। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आज से व्यवसाय मूलक विभाजन पर आधारित सामाजिक संगठन से। हरिजन में गांधी कहते हैं, यार ने एक हरिजन पत्रिका है, वर्ण धर्म का अर्थ है हर एक को कर्तव्य के रूप में अपने पुरखों के आनुवंशिक व्यवसाय का वहाँ तक निर्वाह करना चाहिए जहाँ तक वह आधारभूत नैतिकता के विरुद्ध न हो। तो वही चीज़ हो गई कि व्यक्ति को अपने माँ बाप का जो धंधा है उसको वही अपनाना चाहिए, पर वो नैतिक होना चाहिए। गांधी के सामाजिक विचारों का आधार समानता है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं, अतः जाति, धर्म, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर समाज में जो असमानता, ऊंच नीच, उत्कृष्ट निकृष्ट आदि का भाव निर्मित किया गया वह कृत्रिम है, पर मनुष्य को अपनी इच्छा पूर्ति और स्वार्थ पूर्ति का साधन है। आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाए। मतलब वही कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, शूद्र सबसे नीचा है। सामाजिक संदर्भ में गांधी यद्यपि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक है, परंतु वे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि के विरोधी है। गांधी वर्ण व्यवस्था केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन व आजीविका प्राप्ति से संबंधित करते हैं, जिसमें ऊंच नीच का स्थान नहीं है। परंतु याद रखना, ये तो गलत बात है। आज भी सोचो, लोग जो काम करते हैं ना उसके आधार पर भेदभाव होता है। गांधी की वर्ण व्यवस्था में 3 बातें सम्मिलित है। सभी कार्य और व्यवसाय में समानता होनी चाहिए। परंतु ऐसा होता है क्या? IAS का अधिकारी और एक चपरासी जो कभी समान हो सकता है क्या? इसमें श्रेष्ठता निम्नता भाव नहीं होना चाहिए, परंतु होता है। IAS अधिकारी सर्वोच्च, चपरासी चपरासी रहेगा। इस संदर्भ में धर्म द्वारा बताए गए श्रेणीगत पदानुक्रम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब वो ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ये सब सारी चीज़ें। वंशानुगत कार्य, परंपरागत व्यवसाय को व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन समझकर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को सर्वधर्म का पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए। मतलब इसका वही था कि शूद्र है जो शूद्र का ही पालन करे। समाज में इस विचार को पालन करने के लिए विभिन्न कार्यों में व्यवसाय से प्राप्त होने वाले लाभों में अधिकाधिक समानता होनी चाहिए, ताकि उनके सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी ना आए। पर ये देखो ना, आज एक IAS अधिकारी जो सैलरी मिलती है, एक चपरासी उतना सैलरी कहाँ मिलता है। स्पष्ट वर्ण व्यवस्था के अवधारणा में कीमत और प्रतिष्ठा के संबंध में समरूपता पर जोर दिया गया, परंतु ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती है ना।
आचार्य विनोबा भावे ने गांधी के वर्ण व्यवस्था के साथ निम्न बातों में बताई। यार ना, आचार्य विनोबा भावे वही थे जो बुधान आंदोलन किया था इन्होंने, और एक गांधी के पक्के समर्थक थे। सभी प्रकार की प्रतियोगिता की समाप्ति हो, सभी कार्य उद्योगों व्यवसाय के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। पर ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सभी व्यक्तियों को अंशानुगत योग्य शक्तियों या योग्यता से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। मतलब वो ये कि कुमार का बेटा कुमार, मतलब देखो कुछ चीज़ें सही भी है, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं कि कोई ही नियम बना दिया जाए, वो गलत हो जाएगा फिर। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सामाजिक कर्तव्य के वर्गीकरण श्रम विभाजन की बात निहित है। इसमें व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक समाज रचना का आधार निहित है। गांधी जी निम्नलिखित कारणों से वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह कौन कौन से कारण हैं जिनके आधार पर गांधी जी समर्थन करते हैं चीज़ों का? जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था से वंशानुगत व्यवसाय को परिष्कृत करने में आसानी होगी। तो वो भी बता रहा था कि भाई कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे सिखा सकता है और बचपन से वो चीज़ को देखते आ रहा है तो वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। पिता द्वारा प्राप्त अनुभव व योग्यता को प्राप्त कर पुत्र जीवन में सरलता से अग्रसित हो सकता है। वो अपनी आजीविका को पूर्ति कर सकता है। सरलता से आजीविका की पूर्ति होने पर व्यक्ति अपने शेष समय का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति में कर सकता है। ये बात तो सही है एकदम। मनुष्य द्वारा अपना पैतृक कार्य त्यागने पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इससे समाज में किसी कार्य विशेष के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ये बात ही सही है। जैसे सोचो, कुमार का बेटा अगर कुमार कार्य नहीं कर रहा, वो किसी और कार्य में जाएगा तो दूसरे कार्य छीनेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो गांधी जो विचार था उस टाइम की अर्थव्यवस्था के लिए तो चलो ठीक था, एक बार मान भी लिया जाए, मतलब आज की व्यवस्था में तो चीज़ें खत्म हो गई ना। कुमार का तो सोचो रहा ही नहीं, बहुत सारे जो पारंपरिक जो उद्योग तो खत्म हो गए इंडस्ट्री औद्योगिकरण आने के बाद में। तो ये कैसे पॉसिबल है? परिणाम स्वरूप घृणा विदेश की भावना बढ़ेगी, बेरोजगारी का विस्तार होगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था से आर्थिक जीवन में कटुता प्रतियोगिता की समाप्ति होगी, व्यक्तिगत लाभ अर्जन करने का भाव समाप्त होगा। वर्ण व्यवस्था से सामाजिक संतुलन की स्थापना में मदद मिलती है। ये हिंदू धर्म की आंगिक एकता को इंगित करता है, पर ऐसा नहीं, उल्टा इसी ने हिंदू धर्म को खत्म किया है, इसकी बुराइयों ने। आज अपन देखते हैं जाति ये सब छुआछूते कौन है? ये हिंदू धर्म की बुराइयाँ तो है। गांधी इस आंगिक एकता का दैवीय प्राकृतिक मानते हैं। ये वंशानुगणित कर्म नियम शाश्वत नियम है, इसमें ढांचागत परिवर्तन संभव ही नहीं है। अब सोचो गांधी जी इस जगह बहुत ज़्यादा वो हो गए, सरेंडर कर दिया इस नियम के आगे। अब ये भी गलत है। गांधी यहाँ पे अपना सारी लॉजिकल पार्ट खत्म हो जाती है। यह गांधी वर्ण व्यवस्था को मानने के साथ यह भी मानते हैं कि सामाजिक महत्व कीमत के दृष्टिकोण से सभी कार्य समान है, अतः किसी कार्य छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। देखिए ये चीज़ अच्छी है। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में विकृति के कारण कुछ पैसा तथा व्यवसाय को निम्न मानकर तथा कुछ को उच्च मानकर जातिगत विशेषता को इसमें स्थापित करना। स्पष्ट जब वर्ण व्यवस्था में उच्च नीच का भाव होता है तो फिर जाति का भेद का रास्ता प्रशस्त होने लगता है। यह जाति भेद वर्ण व्यवस्था में विकृति का परिणाम है। गांधी के अनुसार वर्ण का सिद्धांत जाति का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नैतिक है जबकि जाति का सिद्धांत अनैतिक है। ये चीज़ याद रखना। मैं सोचो आज सोचो जाति चल ही रहा है, अनैतिक सिद्धांत चल ही रहा है। वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत श्रम विभाजन पर आधारित है। यह सामाजिक कर्तव्यों के विभाजन और वर्गीकरण का सिद्धांत है, जबकि जाति व्यवस्था कृत्रिम है, यह आर्टिफिशियल बनाई गई है। यह समाज में विषमता गणना को बढ़ावा देती है। आदर्श समाज के निर्माण के लिए इसका विनाश आवश्यक है। ये बात तो सही है। वर्ण चार है, जाति अनेक है। जाति में उच्च नीच उत्कृष्टता निकृष्टता का भाव विद्यमान है। इसमें अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है। सर्वोदय समाज की रचना करने के लिए इसका उन्मूलन आवश्यक है। जाति भेद बनाम जातिवाद, यह ना यूपीएससी ने इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ याद रखना। जाति भेद का घनिष्ठ संबंध जातिवाद से है, तो ये चीज़ याद रखना। बाद में जातिवादी बन जाता है जब जाति भेद करोगे आप। जातिवाद जो है जाति प्रथा से संबंधित है। यह एक सामाजिक समस्या है। जातिवाद ही एक अर्थ में विभिन्न जातियों में स्थिरीकरण व श्रेणीकरण को बढ़ाकर जाति विभेद की नींव रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति एक दूसरे के प्रति घृणा, देश या प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। अपनी जाति के हित को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सामान्य रूप है। सब वस्तुतः मतलब होता है ना कि ब्राह्मण सबसे सर्वोच्च है, ये सब यही तो चलता है। और क्या है कि मेरी जाति ये सबसे सर्वोच्च है तो तू इस लायक यही जाति का है। वस्तुतः जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना जो अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जाति के समान हितों का अवहेलना प्राय हनन करने को प्रेरित करता है। जातिवाद में समाज या व्यक्ति के बजाय केवल अपनी जाति के हित को ध्यान में रखा जाता है। इस रूप में जातिवाद मानव भावनाओं संकुचित रूप से यह वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर चोट करता है और सर्वोदय समाज के निर्माण में घातक है। ये चीज़ यार ना बहुत खतरनाक हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? परंपरागत हिंदू समाज के संरचना में सुधार किया जाए, इसमें आई विकृति दूर किया जाए। इसके लिए गांधी निम्नलिखित उपाय करते हुए नजर आते हैं। पहले सवर्णों का अध्यय परिवर्तन, जो कभी देखो एकाध लोगों को हो सकता है, पर सबका हो जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। मंदिर प्रवेश, उसे भी क्या ही हुआ याद अगर अम्बेडकर भी महार सत्याग्रह करते पर वो असफल हो जाते उसमें। हरिजन नाम देना, मनोवैज्ञानिक समर्थन पनाह, ये गांधी जी ने प्रयास किए थे अपने लेवल पे, यार रखना क्वेश्चन आया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करना,
अब ये यूपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछा है। कथन, अगर मेरा पुनर्जन्म होता शूद्र के रूप में ताकि मैं पुनः सुधार कर सकूं, अगर नहीं होता हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति भेद प्रयोग कर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना हित संवर्धन किया है। गांधी शूद्रों के रहन सहन के ढंग में सकारात्मक परिवर्तन भी चाहते हैं। इसके अनुसार भी मांस भक्षण, मदिरापान इत्यादि निकृष्ट कार्य की दूरी रखे। ये अम्बेडकर भी चाहते थे, ये चीज़ याद रख लेना। और ये आज भी कमी है। निदान क्यों जरूरी है? अस्पृश्य के अलग होने पर सवर्णों और उनके बीच अंतर्जातीय संघर्ष की दूसरी और नई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सामाजिक संतुलन, सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु, ये चीज़ याद रखना। सोशल हेल्थ कितनी अच्छी चीज़ है, ये कितना अच्छा वर्ड है। हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है और हिंदू समाज को विनिष्ट होने से बचाने के लिए भी जरूरी है। अब देखो अम्बेडकर एकदम गांधी जी से अलग सोचेंगे, एकदम रेडिकल सोच होगी अम्बेडकर की। अम्बेडकर अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अपने अनुभव के आधार पर यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं। ये चीज़ याद रखना, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है व्यक्ति, यथार्थवादी दृष्टिकोण। और जाति भेद के कारण स्वरूप और निदान पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं। अम्बेडकर जाति भेद के निदान हेतु परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में ढांचागत परिवर्तन की बात कहते हैं। इस क्रम में वे वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार दलितों का अमान्य स्थिति का मूल कारण वर्ण व्यवस्था। देखो गांधी समर्थक कर रहे हैं, ये इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता की उपेक्षा का भाव सम्मिलित है। बात सही है, कोई व्यक्ति अच्छा इंजीनियर बन सकता है, पर उसको ज़बरदस्ती सोचो कि उसको चपरासी काम करवाया जा रहा है। इसमें गुण की बजाय केवल जन्म के आधार पर किसी को पूजने व किसी को दर्शनित या मतलब बहुत घृणा का शिकार करा दिया जाता है। बस सही है, ब्राह्मण परिवार को जन्म लिया तो वो पूज्य हो गया, और जो शूद्र के परिवार में चाहे वो पंडित हो, ज्ञानी हो, पर फिर भी उसको वो सम्मान नहीं मिलता। ये तो आज की भी स्थिति है। सोचो वर्ण व्यवस्था में माना जाता है कि सब नियति पूर्व निर्धारित है। इसका आशय है कि दलित का दलित बने रहना ही ईश्वरीय इच्छा है। इस रूप में यह व्यवस्था व्यक्ति को स्थिति में परिवर्तन का विरोधी है। वर्ण व्यवस्था अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था है। यह मनुष्य की सृजनशील प्रवृत्तियों पर कुठाराघात कर उनमें परावलंबन की भावना को बढ़ाता है। सोचो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था कोई दैवीय प्राकृतिक नियम नहीं है। सोचो गांधी ये मानते थे कि अटल नियम नहीं है, ये कृत्रिम व्यवस्था है। और गांधी कृत्रिम व्यवस्था किसे मानते थे? जातिवाद को, जो कि कुछ वर्गों द्वारा स्वार्थों की सिद्धि हेतु निर्मित की गई है। गांधी जहाँ ये मानते थे कि जाति भेद वर्ण व्यवस्था की विकृति का परिणाम है, अतः वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने कर भी उसकी विकृति को दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अनिवार्य संबंध नहीं है। वहीं अम्बेडकर ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था स्वाभाविक अनिवार्य विकृति का परिणाम जाति भेद है, अतः जाति भेद को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक है। यहाँ अम्बेडकर वर्ण को नए रूप में व्याख्या करते हैं। इसके अनुसार आरंभ में वर्ण व्यवस्था 3 वर्णों में बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इंडो आर्यन समाज में शूद्रों को क्षत्रिय वंश का अंश माना जाता है। उनका कोई पृथक वर्ण नहीं था, वे क्षत्रिय वर्ण के ही भाग माने जाते हैं। परंतु कालांतर में जब ब्राह्मणों ने एवं शूद्र राजा के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने शूद्रों को उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। इस प्रकार उन्होंने क्षत्रिय वर्ग से पृथक कर दिया। इन तीनों वर्णों से पृथक शूद्रों के लिए एक चौथा वर्ण बनाया गया तथा सेवा संबंधी कार्य इनसे संबंधित कर दिया गया। सामाजिक आर्थिक संदर्भ में उनके ऊपर अनेक बंदिशें लगा दी गई। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति लगातार नकारात्मक परिवर्तन होता गया। अब देखो ना, ये सब चीज़ें हाइपोथेसिस जो भी है, पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे आर्यन यहाँ लोग आए तो यहाँ के जो निवासी थे उनको उन्होंने शूद्र बना दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है, इसमें बहुत सारी थ्योरी चलती है। आखिर तो किसी को भी नहीं पता। हिंदू धर्म में सुधार की सलाह। अम्बेडकर हिंदू धर्म को उसके अमानवीय मूल्यों और जातिगत भेदों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। पहला क्या है भाई, हिंदुओं के नैतिक आचरण के निदान हेतु केवल एक प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए जो सभी हिंदुओं द्वारा मान्य और स्वीकार हो। इस ग्रंथ के अलावा बाकी अन्य ग्रंथों को कोई सामाजिक कानूनी मान्यता नहीं दी जाए। अन्य धर्म ग्रंथों के सिद्धांत नियम आदि का प्रचार करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। ये बात भी सही है। जैसे गीता है ना, गीता मतलब बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, पर वही अगर तुम मनु संहिता पढ़ोगे तो फिर सभी पर जातिवाद को बढ़ावा दोगे। पंडे पुजारियों के पद समाप्त किया जाए, यदि रहे तो भी इसका आधार वंशानुगत जन्म न होकर राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षा उत्तीर्णता हो। ये बात भी सही है। प्रत्येक हिंदू के लिए पुरोहिताई के द्वार खोल दिए जाए। ये सही है। किसी पंडित पुजारी को उस कार्य के निर्वहन के लिए न्यूनतम शिक्षा का होना आवश्यक होना चाहिए। बिना डिग्री की उपाधि के इस कार्य करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये बात भी सही है। राज्य की आवश्यकता देखते हुए ICS अधिकारी की भारतीय पुरोहितों की संख्या निर्धारित व निश्चित होनी चाहिए। याद रखना, भर्तियाँ निकलती भी है, पर अब लोगों को किसी को पता ही नहीं है, पर निकलती है। ये चीज़ याद रखना। पुरोहितों को राज्य का नौकर होना चाहिए, राज्य द्वारा उसे तनख्वाह देनी चाहिए। ये बात भी सही है। अम्बेडकर के कुछ अन्य विचार। अम्बेडकर अपने शरणों के हृदय परिवर्तन और गांधी के थोड़े बहुत सामाजिक सुधार कार्यक्रम में विश्वास नहीं करते थे तथा वे समानता की स्थापना हेतु दीर्घकालीन इंतजार के पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि स्वतंत्रता समानता के खोए हुए अधिकार याचना से नहीं अपितु कठिन संघर्ष से प्राप्त होंगे, लड़के लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने हक के लिए याचना की बजाय संघर्ष करना अधिक उपयुक्त समझा। दलितों के हित के प्रकाश में लाने के उद्देश्य मुख्य नायक
अब बहिष्कृत भारत, याद रखो यूपीएससी पीटी में दोनों क्वेश्चन पूछा। दोनों पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अम्बेडकर के दलित आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी, सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना और सांस्कृतिक दासता से मुक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तो हो सकता है एक दिन में आ जाए, पर ये कल्चरली जो है ना बहुत खतरनाक चीज़ है। ये समाज इतना बटा हुआ ना कल्चर में, ये तुम्हारा कल्चर है, ये हमारा कल्चर है। अम्बेडकर पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति थे हिंदू समाज में रखकर करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक तरफ उन्होंने दलितों को मंदिर परिवेश में अन्य नागरिक अधिकारों देने के लिए संघर्ष किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से उसको अंशों को हटाने की बात की जो सामाजिक विषमता बुराइयों को प्रश्रय देते। इसीलिए इन्होंने मनु संहिता को जलाया था। इस संदर्भ में एक नई हिंदू ग्रंथ की वकालत करते हैं जिसमें स्वतंत्रता समानता और भ्रांतवश की भावना हो, जिसको भाईचारा को बढ़ावा मिले, ऐसा ग्रंथ होना चाहिए। अम्बेडकर धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हुआ कि परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में सकारात्मक प्रभावी सुधार कर पाना कठिन है, इसलिए वे कालांतर में हिंदू धर्म से अलग होकर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, जो कि समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व की मूल भावना पर आधारित है। यह स्वावलंबन की भावना विद्वान थी, बिना ईश्वर आदि सहायता से अपने लक्ष्य की साकारित करने का भाव भी विद्वान होता है। अब देखो ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा। अम्बेडकर ने नागपुर में हुए अखिल भारतीय, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके पीटी सोल्व हो जाएंगे, इसे याद रख लेना। भारतीय दलित वर्ग अधिवेशन 1926 में घोषणा की कि एक समय था जबकि हिंदू समाज के अभिन्न अंग के रूप में समानता की प्राप्ति के लिए हमने संघर्ष किया, परंतु अब हमारे आंदोलन का लक्ष्य मूलतः बदल गया है। अब हमारे राष्ट्रीय जीवन में हिंदुओं से भिन्न पृथक तत्वों के रूप में बराबर के स्तर पर खड़े हैं। परंतु राष्ट्र आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उन्होंने पृथक निवासियों की मांग तो छोड़ दी, परंतु दलितों के आरक्षण व उनकी विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर दलितों के हित में एक नया पक्ष प्रस्तुत किया, और यही पूना पैक्ट कहलाता है। यही यूपीएससी ने पूछा था। जाति भेद के विविध आयाम। अम्बेडकर ने हिंदू जाति प्रथा की खामियां, बुराइयों और विकृतियों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। इसके अनुसार दलितों के जीवन के सभी क्षेत्रों में इनसे प्रभावित है। सबसे पहले शिक्षा ग्रहण की मनाही, सोचो शिक्षा नहीं लेने दिया जाता था। दूसरे विवाह करने की मनाही, ये तो आज भी है। अस्त्र शस्त्र रखने की छूट नहीं है, सोचो आज भी होता है ना, घोड़ा पे आप बारात नहीं लेके जा सकते। उत्पीड़न के प्रति विरोध की आज़ादी नहीं है, सोचो आप आवाज़ नहीं, अरे सिर आज भी गाँव में सिर उठा के बात नहीं कर सकता सब, जो मतलब कि ऐसे एसटी समुदाय ये मान के चलो जहाँ पे ब्राह्मणवादी विचारधारा बहुत प्रभावशाली हो। सार्वजनिक तालाबों कुएं के उपयोग की मनाही, ये आज भी है, चाहे आर्टिकल 14 में ही क्यों नहीं इसका उल्लेख किया गया, वरना आज भी है। ये मंदिर में प्रवेश को लेकर पाबंदी है, ये भी है, आज भी है। स्वतंत्र रूप से आर्थिक क्रियाकलाप की मनाही है, आज व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता जो ब्राह्मण करते हो। किसी राजकीय पद पर उनकी नियुक्ति नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में अंतिम स्थान है। कार्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना है। शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। पृथक आवासीय क्षेत्र और निम्न सामाजिक स्तर है, ये भी याद रखना आज भी बना हुआ है। तो अम्बेडकर ने जाति भेदभाव दूर करने के लिए कई रचनात्मक उपाय दिए। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, ये चीज़ याद रखना, इसीलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, इसीलिए गवर्नमेंट है ना पैसे भी देती है। शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त कर उसे सर्वव्यापी बनाया जाए, ठीक है, वही होता है। पर अब तो फिर भी धीरे धीरे हो रहा है। टीचर विचर सब लोग, पहले टीचर कौन होते थे, कभी आप अपने ना माता पिता से पूछना कौन थे टीचर, आपको सब ये बोलेंगे पंडित जी थे। देख लेना, ये 1980 के दशक से पहले पूछ लेना कौन थे पंडित, सब टीचर आपको ये मिलेंगे आपको। ये तो अभी आया है भाई सब चीज़ें, कि और समुदाय के लोग भी टीचर बनने लग गए हैं, ये सब सारी चीज़ें। अस्त्र शस्त्रों सेना में भर्ती से संबंधित मामलों से क्षत्रियों का एकाधिकार समाप्त किया जाए, भर्ती योग्यता अनुसार। जैसे आज भी देखो ना, जैसे असम रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ये सारी चीज़ें इनके नाम पे आज भी होता है। सभी वर्गों जातियों के लोगों को समान रूप से चुनाव लड़ने मत देने का समान अवसर प्रदान किया जाए। एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास जो स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की मूल भावना पर आधारित हो। वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन, ये रखना फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा, ये मानना था। ये आप देखोगे शहरों में होता है कास्टिज्म, फिर मैं बारह बता रहा हूँ, पर हाँ थोड़ा गाँव के लेवल पे जो होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे जानते ही नहीं है, और जब जानने लगते तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे भी होता है भेदभाव, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसा कभी नहीं कि भाई शहरों में जाके जातिवाद खत्म हो जाता है, पर कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे जाके कोई भी लोग ढाबे पे खाना खा लेते, पर ऐसा नहीं, जब उनको पता लग जाएगा ना वो कुछ नहीं खाएंगे खाना। जाति विभेदीकरण के सकारात्मक पक्ष क्या है? जाति व्यवस्था में वंशानुगत व्यवसाय के ज्ञान, कला एवं व्यवहार की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। इस रूप में व्यवस्था संस्कृति को बचाने, उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है। इस व्यवस्था से विभिन्न जातियों से अंतर्निर्भरता बढ़ती है। विभिन्न व्यवसाय के लोग अपने कार्य के संपादन हेतु दूसरे पर निर्भर रहते हैं। याद रखने पॉजिटिव पॉइंट है जाति व्यवस्था के। अरे यूपीएससी ने GS 1 में पूछा है इंडियन सोसाइटी में। जाति व्यवस्था व्यक्ति को मानसिक संतोष और सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन में क्या कार्य करना है, किस समूह में विवाह करना है, किस प्रकार के सामाजिक धार्मिक राजनीतिक कार्य संपादन करना है, ये निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक जाति का एक जाति का संगठन होता है जो अवसर विशेष पर जाति सदस्य को सहायता प्रदान करता है। इससे सामाजिक सुरक्षा की भी स्थापना होती है। ये बात जैसे करणी सेना हो गया, आर्य समाज हो गया, मीणा समाज, गुजर समाज, जैसे सब बने रहते हैं संगठन।
जाति अपने सदस्यों की एकता के संदर्भ में बांटती है। जाति के सदस्यों की भलाई के लिए धर्मशालाएं, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास आदि निर्माण किया जाता है। ये भी देख लो आप, मीणा हॉस्टल है, सब अपनी जाति के आधार पर धर्मशालाएं खोल। कहीं पे भी आप 4 धाम यात्रा में चले जाओ, वहाँ पे सब जाति के नाम पे बटी हुई होती है। जाति प्रथा बहु समाज की स्थापना में सहायक है। यहाँ प्रत्येक जाति समाज के उपयोगी अंग के रूप में कार्यरत रहती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठन को बनाए रखने का भी पक्षधर। तो यार रखिए, पॉजिटिव पॉइंट भी है। जाति प्रथा समय विभाजन पर आधारित है। इसमें दक्षता विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। ये आज भी चलता है, जो लोहार का है, लोहारी है। जाति प्रथा राजनीतिक स्थिरता एवं सांस्कृतिक रक्षा में भी सहायक है। सामान्य जब किसी देश पर बाह्य आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होता है, फिर वहाँ सांस्कृतिक व राजनीतिक परिवर्तन आ जाते हैं, परंतु भारत इसका अपवाद रहा है। समय समय भारत पर अनेक आक्रमण हुए, मतलब विभिन्न जातियों ने आक्रमणों से भारत की राजनीतिक व सांस्कृतिक सुरक्षा की है, क्योंकि सब लोग अपनी कल्चर को बचाए के रखे, इसलिए आज बचा हुआ है। निष्कर्ष ऐसे कहा जा सके, जाति प्रथा का अपने सर्वस्व रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज और परंपरा से युक्त विविध वर्गों के सूत्र बांधने के एक सफलतम प्रयास था। अब इसके नेगेटिव पॉइंट भी है भाई। यह सही है कि जाति व्यवस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, परंतु समय समय साथ इसमें अनेक विसंगतियां आई। यही कारण है कि वर्तमान में अधिकांश लोग जाति के उन्मूलन की बात करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि डॉक्टर राधाकृष्णन के इस कथन से होती है कि दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन नष्ट होने से रक्षा करने से साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में बाधक बनी है। जाति प्रथा की हानि निम्नलिखित है। अभी नेगेटिव पॉइंट है, जाति प्रथा समांतर विकास और लंबत्व विकास पर प्रहार करती है। मतलब एक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती जाति व्यवस्था। ये बात सही है, वो वहीं का वहीं रहता है, तो लंबवत विकास नहीं हो पाता। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इस रूप में सम्यक आर्थिक विकास में बाधक है। जाति व्यवस्था देश की एकता में बाधा उत्पन्न करती है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर अपने जाति हितों को प्रधानता देती है। यही राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण भी ना ये होता है। जाति प्रथा सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें उच्च नीच का भाव रहता है, तो इसमें अस्पृश्यता का जन्म होता है। अस्पृश्यता समाज का कैंसर है, जो समाज को खत्म कर देती है। जाति प्रथा धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देती है। आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए निम्न जाति के कई लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे ईसाई धर्म को अपना लेना। ये चीज याद रख लेना। जाति प्रथा प्रजातंत्र की विरोधी है। प्रजातंत्र समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है, जबकि जाति जन्म से ही ऊंच नीच और असमानता पर आधारित है। इस रूप में दोनों परस्पर विरोधी है। तो ये याद रखना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जातिवाद। जाति व्यवस्था निवारण के लिए उपाय, जाति आधारित राजनीति को प्रोत्साहित किया जाए, जातिगत शब्दों पर प्रतिबंध लगाया जाए, सामाजिक नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, समाज के सभी वर्गों पिछड़ों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए, उससे वर्ग को आरक्षण किया जाए। और ध्यान रखना कि इसमें वो जरूर लिख लेना जो अम्बेडकर के विचार थे। नैतिक व्यवस्था क्या है, जिसमें अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल करता हुआ भोगना पड़ता है। अब गांधी में और अम्बेडकर में यूपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा है GS1 में। वर्ण व्यवस्था प्रबल समर्थक थे, ये यार रखना कट्टर आलोचक थे। वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, ये मानते थे नहीं, खतरनाक है। समय विभाजन विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीं वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण व शोषणकारी सामाजिक योजना है, अतः इसे पूर्णतः अनुमूलन चाहते थे। छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है, ये मानते थे संबंध अनिवार्य परिणाम है उसका। अतः बिना वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किए छुआछूत को दूर ही नहीं किया जा सकता। तो गांधी क्या मानते थे, छुआछूत को समाप्त करो, वर्ण व्यवस्था को नहीं। छुआछूत वर्ण व्यवस्था अनिवार्य विकृति न होकर बाह्य विकृति है। छुआछूत को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था समाप्त करने की नहीं, बल्कि इसमें रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। ये आदर्शवादी बात करते हैं, तो ये व्यवहारिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठोस उपायों पर बल देने की बात करते हैं छुआछूत को दूर करने के लिए। सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण परिवर्तन के माध्यम से अछूतों के प्रति भेदभाव दूर करने का प्रयास, इसके लिए वे धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं मानते, मतलब हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता था। धर्मांतर द्वारा दलितों को उद्धार का प्रयास, जो कि इन्होंने बौद्ध धर्म हासिल करके किया। गांधी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते हैं, तो धर्मशास्त्रों को मूल मान्यता से विद्रोह ठीक नहीं है। पर अम्बेडकर का मानना था कि भारत जितने भी धर्मशास्त्र वो गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए हटा देना चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्रों में ही अस्पृश्यता के बीज विद्वान है, अतः अस्पृश्यता को दूर करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों को मूल मान्यताओं से विद्रोह करना होगा। गांधी के लिए विदेशी दासता, अस्पृश्यता दोनों ही भारतीयों के माथे पर गंभीर कलंक के समान है, परंतु अम्बेडकर मानना था ज़्यादा खतरनाक ये है। परंतु वे अम्बेडकर को इस बात से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से संघर्ष को स्थगित करके पहले अस्पृश्यता निवारण और दलित उद्धार जैसे मुद्दों का समाधान किया जाए, तत्पश्चात देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जाए। गांधी जी इन दोनों कलंकों से भारतीय समाज को मुक्त कराने के लिए लोगों को एक साथ सजग, संगठित और संघर्षशील बनाना चाहते हैं। अम्बेडकर के अनुसार अस्पृश्यता का कलंक विदेशी दासता की तुलना में अधिक गंभीर है। उनके अनुसार जब तक समाज एक बड़ा वर्ग सामान्य मानवीय अधिकार से वंचित है, तब तक वह राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है। ये बात सही है।
अतः अस्पृश्यता निवारण का प्रथम व्यवस्था देकर ब्रिटिश दासत्व से मुक्ति के प्रश्न उसके स्थान पर देते। मतलब ये मानना था अंबेडकर का कि भाई पहले जो है ये छुआछूत सब चीज़ें ख़त्म करो भाई, बाद में आज़ादी मिलेगी। देखो जो झेलता है ना वही जानता है कि उसने क्या झेला है। कितना बचा है? 1 2 3, ऐसे तो 1 क्लास और लग जाएगी फिर। चलो ठीक है, कोई नहीं, क्लास और कर लेंगे। अब भाई आप क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ये चैप्टर तो ख़त्म हो ही गया, बस लास्ट टॉपिक बचा है इसका। किसी को कुछ पूछना तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है। और मैं फिर बार बार क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। टॉपिक नंबर 1 ख़त्म हो गया आपका, बस एक टॉपिक बचा है बस। और लगभग सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से इसको समझा। एक आध बार नोट्स को दोबारा पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन लिखने का प्रयास करना, लिख लोगे। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।